यहाँ से भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने सिंक्रोनस जनरेटर के लिए पावर फ्लो का कॉन्सेप्ट सीखा था और जनरेटर के अंदर जैसे हम लोगों ने एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के ऊपर फोकस किया था भाई। कब मेरा मैक्सिमम एक्टिव पावर जनरेटर एक तरीके से सप्लाई करेगा और अगर ये मैक्सिमम एक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है तो उसमें डेल्टा का क्या वैल्यू होगा, जिसको हम लोग लोड एंगल बोल रहे थे। दूसरा कंडीशन देखा था कि कब ये मैक्सिमम रिएक्टिव पावर देगा और मैक्सिमम रिएक्टिव पावर दे रहा तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो सेम उसी तरीके से आज हम लोग अपने सिंक्रोनस मोटर के लिए पढ़ेंगे। तो यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है सिंक्रोनस मोटर। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फ्लो इन अ सिंक्रोनस मोटर। तो जिस तरीके से हम लोगों ने सिंक्रोनस जनरेटर के लिए यहां से स्टार्ट किया था भाई, सेम उसी तरीके से मोटर के लिए भी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है भाई हम लोग का ये चल क्या रहा है, ये है आपका सिंक्रोनस मशीन। तो इसके अंदर है क्या, एक है आपका जनरेटर और दूसरा है आपका मोटर। तो इनके कंस्ट्रक्शन में हम लोग थोड़ा ना कोई चेंजिंग करते हैं। सिंक्रोनस मशीन का जो कंस्ट्रक्शन है भाई ये दोनों के लिए कॉमन है, जनरेटर के लिए भी और मोटर के लिए। जैसे अगर मैं यहां पे एक सिंक्रोनस मशीन दिखाऊं तो ओवरऑल आप इसको क्या कह सकते हैं, एक जनरेटर की तरह भी ऑपरेट कर सकते हैं और एक मोटर की तरह भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपको जनरेटर की तरह ऑपरेट करना तो इसमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, इनपुट साइड से मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करना पड़ेगा और आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगा। वही सिंक्रोनस मशीन को एज अ मोटर की तरह यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इनपुट में इलेक्ट्रिकल पावर देना पड़ेगा और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट में दे देगा। क्लियर हो गया। तो अंदर में कोई भी हम लोग चेंजिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होगा मोटर के लिए ये भी आपका ऐसा ही होगा। एक हो जाएगा आपका सिंक्रोनस रिएक्टेंस और एक हो जाएगा आपका वाइंडिंग के चलते आर्मेचर रेजिस्टेंस। ओके, तो अभी सबसे पहले हम लोगों ने पावर सिस्टम के कॉन्सेप्ट को कंसिडर किया था भाई, जिसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे पावर फ्लो थ्रू एन इंडक्टिव इंपेडेंस, जिसके लिए हम लोगों ने इस सर्किट को एक तरीके से यूज किया है। तो अभी ये सर्किट हम लोगों ने किसके इक्विवेलेंट किया था, जब जनरेटर पढ़ रहे थे। तो पहले जनरेटर पे आइए आप। ये था मेरा RA, ये हो गया था मेरा एक्सेस और ये हो गया था मेरा ZS और एंगल था मेरा यहाँ पे θZ। इधर जो E1 था, ये जो E1 है भाई, E1 को हम लोग क्या बोल रहे थे, EF, और इसको हम लोग डेल्टा एंगल पे दिखा रहे थे। उधर जहां पे हम लोग लोड कनेक्ट करेंगे यानी जिधर मेरा आउटपुट है यानी रिसीविंग एंड है, इधर क्या बोल रहे थे हम लोग, VT टर्मिनल वोल्टेज को एंगल 0 पे रख रहे थे। क्लियर हो गया। और इसी सर्किट डायग्राम को लेकर के हम लोगों ने सारा का सारा एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के लिए कैलकुलेशन किया था। अब भाई अभी ये जो सिंक्रोनस मशीन है ये एज अ जनरेटर की तरह ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। अब अगर मेरे को इसको एज अ मोटर की तरह ऑपरेट करना हो तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, बस सप्लाई फ्लिप करना पड़ेगा, सप्लाई फ्लिप करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे लिखता हूं जनरेटर के लिए हम लोगों ने ये वाला फिगर देखिए, E1 इक्वल टू क्या माना है, EF एंगल डेल्टा, E2 इक्वल टू क्या मान रखा हम लोगों ने, VT एंगल 0। अब भाई इसको मेरे को मोटर की तरह ऑपरेट करना, तो मोटर में जो इनपुट होता है ये मेरा इनपुट साइड है यानी सेंडिंग एंड है और ये मेरा आउटपुट साइड है मींस रिसीविंग एंड है। तो मोटर के लिए हम लोग इनपुट में क्या देते हैं, VT, समझे। इधर से हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, समझे। और VT मतलब क्या, किसी ना किसी बस बार से आप दे रहे होंगे तो VT कहाँ होता है भाई, बस बार से ही होता है ना। जैसे जनरेटर के लिए ये मेरा बस बार था एक तरीके से, यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, एक तरीके से बस बार से कनेक्शन लेके आगे फर्दर आप लोड लगा रहे थे। तो मोटर के लिए VT मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और EF जो है मेरा यहाँ आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए आप। ये अगर मेरा सिंक्रोनस मशीन है तो भाई अगर मैं इसमें VT दूंगा यहाँ से, ऐसे समझिए, यहाँ से मैंने सप्लाई एक तरीके से दिया तो VT में से क्या होगा, ये वाला ड्रॉप माइनस होने के बाद जो पावर बचेगा वो मेरा कहाँ जाएगा, एक तरीके से इस मोटर के अंदर जाएगा। और ये मोटर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देगा और ये मैकेनिकल पावर क्या होगा, आपके
शाफ्ट से या फिर कहिए बेल्ट के थ्रू आपका किसी न किसी मैकेनिकल लोड को घुमाना स्टार्ट करेगा। तो मोटर केस में इधर मेरा VT होता है और इधर क्योंकि भाई ये मेरा सिंक्रोनस मशीन के अंदर में है आप, तो अंदर वाले वोल्टेज को क्या बोलते थे, EF बोलते थे, याद होगा एक्साइटेशन वोल्टेज। तो मोटर के लिए इधर मेरा VT होगा, इधर मेरा EF होगा। तो सबसे पहले आपको अपने नोट्स में लिखना है, ये मेरा जनरेटर के लिए था। अब मोटर के लिए क्या हो जाएगा, मोटर के लिए हम लोग E1 इक्वल टू लिखेंगे इस बार VT, और जो E2 होगा इसके जगह हम लोग लिखेंगे EF। अब यहाँ पे एंगल की बात करते हैं भाई। तो VT को आप क्योंकि इनपुट साइड को डेल्टा दिखाया तो इसको डेल्टा पे दिखा देता है, इसको 0 पे। भाई इसको आप 0 पे दिखाए, इसको डेल्टा, कोई फर्क नहीं, बस आपका VT और EF के बीच में क्या होगा, आपका लोड एंगल डेल्टा होना चाहिए। तो इसलिए इसको हम लोग 0 रेफरेंस मान ले रहे हैं, इसको डेल्टा पे, या फिर इसको फ्लिप भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपका वही सेम एक तरीके से आएगा भाई। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, यानी ये पूरा का पूरा पेज क्या है, हम लोगों ने मोटर के लिए कर लिया है। अब भाई यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा हो गया मोटर के लिए RA, ये हो गया आपका एक्सेस, और इधर हम लोग VT अप्लाई करेंगे, और इधर हम लोग EF एंगल 0, ये प्लस माइनस हो गया। तो इसमें भाई हम लोग सबसे पहले करंट के लिए देखते हैं कि करंट कितना फ्लो होगा इस साइड में, जिसको हम लोग IA बोलेंगे। IA इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका VT एंगल डेल्टा माइनस EF एंगल 0 अपॉन जो इम्पिडेंस होगा, तो ये इसको ZS बोला है, और ये इसका एंगल होगा Z थीटा, जहां पे ZS क्या है, ZS है मेरा रूट ओवर RA स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जो थीटा Z होगा ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्सेस अपॉन RA। तो अभी यहां से करंट आप जब निकालेंगे तो दो कंपोनेंट में ब्रेक होगा, ये VT अपॉन ZS, और एंगल हो जाएगा भाई डेल्टा माइनस थीटा Z, फिर माइनस ये हो जाएगा आपका EF अपॉन ZS, और ये एंगल हो जाएगा माइनस थीटा Z। ठीक है, ये करंट का दो कंपोनेंट आ गया। अब हम लोग इसके लिए अगेन देखते हैं पहले एक्टिव पावर। ठीक है, एक्टिव पावर के ऊपर हम लोग अभी फोकस करेंगे। तो एक्टिव पावर सबसे पहले, क्योंकि भाई ये मोटर है तो हम लोग देखना चाहते हैं कि मोटर इनपुट साइड से कितना एक्टिव पावर ये लेगा, और फिर देखेंगे आउटपुट साइड में कितना ये एक्टिव पावर दे रहा है। ओके, तो इनपुट के लिए बात करते हैं, और ये मोटर का चल रहा है तो यहाँ पे M लगाएंगे। क्या हो जाएगा आपका, ये होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट साइड से देख रहे हैं भाई, तो इनपुट साइड में वोल्टेज क्या है VT, इसका RMS वैल्यू इनटू करंट का फर्स्ट कंपोनेंट, तो क्या हो जाएगा, ये है फर्स्ट कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा VT अपॉन ZS, और यहाँ पे होता है कॉस थीटा। थीटा ये क्या हो गया, डेल्टा एंगल पे है, ये डेल्टा माइनस थीटा Z। तो इसको आप कर लीजिए, डेल्टा माइनस इसको ब्रैकेट में डालेंगे तो डेल्टा डेल्टा खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ थीटा Z। ओके, जनरेटर का ऑलरेडी ब्रेक करके मैंने बताया था। तो अभी हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे भाई, नहीं तो फिर बोरिंग हो जाएगा लेक्चर। माइनस, क्योंकि करंट का दूसरा कंपोनेंट है तो ये भी कुछ ना कुछ एक्टिव पावर लेकर के आएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VT इनटू करंट का ये वाला कंपोनेंट EF अपॉन ZS, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल कॉस थीटा, ये क्या है डेल्टा, और ये माइनस थीटा Z, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेल्टा प्लस थीटा Z। क्लियर हुआ। तो ये हो गया भाई मेरा मोटर के लिए एक्टिव पावर, इनपुट एक्टिव पावर। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि भाई ये जो सर्किट डायग्राम बना हुआ है आप देख रहे हैं, इसमें जो इम्पिडेंस है ये कैसा है, इंडक्टिव इम्पिडेंस है। जो इम्पिडेंस का कॉम्बिनेशन है ये क्या है आपका R प्लस J एक्सेस है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, ये जो करंट फ्लो होगा भाई ये लैग करेगा वोल्टेज से। तो इसके लिए अगर हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम डिजाइन करें, सॉरी फेजर डायग्राम अगर डिजाइन करें, तो ओवरऑल अगर मैं EF को रेफरेंस लूँ, सबसे पहले तो KVL लगाइए भाई। इसमें KVL अगर आप लगाएंगे तो ये मेरा इनपुट है, यानी क्या हो जाएगा VT माइनस IARA माइनस JIA एक्सेस माइनस EF मस्ट भी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से अगर VT की बात करें तो VT इक्वल टू क्या हो जाएगा, EF
उधर भेज रहे हैं, आई आर ए को भी उधर भेज रहे हैं और जे आई ए एक्सेस को भी इधर भेज रहे हैं। ठीक है, तो वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एफ प्लस आई आर ए प्लस जे आई ए एक्सेस। ओके, अब क्योंकि मोटर पे काम कर रहे हैं भाई, तो लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको बताया था, जब हम लोग सिंक्रोनस मशीन को इनफाइनाइट बस बार से कनेक्ट कर रहे थे और हम लोगों ने फ्लोटिंग कंडीशन माना था फर्स्ट केस में, और फिर सेकंड केस में उसको जनरेटर तरह यूज किया था, यानी मैकेनिकल पावर एक तरीके से सप्लाई किया था, किसमें, रोटर में। तो जो आपका एफ एफ था, फील्ड एमएमएफ, ये आगे शिफ्ट हो गया था डेल्टा, याद होगा आपको। और वही अगर आप मोटर की बात करें तो मोटर में भाई जैसे हम लोगों ने बेल्ट के थ्रू मैकेनिकल लोड कनेक्ट किया था, तो यहां पे मेरा ये एफ आर था, तो जो मेरा एफ एफ था ये पीछे हो गया था, इसका स्पीड स्लो हो गया था, तो फील्ड एमएमएफ मेरा क्या हो गया था, पीछे हो गया था, याद होगा आपको। क्लियर हुआ? तो समझिए ये मेरा जनरेटर वाला केस था, तो जनरेटर वाले में अगर एफ एफ ये है, ये एफ आर है, तो सीधी सी बात है वी टी क्या होगा, इससे 90 डिग्री पे होगा, और ये एफ एफ है तो सीधी सी बात जो ई एफ होगा, ये इससे डेल्टा एंगल आगे होगा। क्लियर हुआ? क्योंकि इस एमएमएफ से ये वाला ईएमएफ बन रहा है, तो इनके बीच में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। क्लियर हुआ? ये वाला एंगल 90 होना चाहिए, और इस एमएमएफ से ये वीटी बन रहा है, फिर ईआर बन रहा है, तो सीधी सी बात है इनके बीच में ये वाला एंगल होगा। याद आया होगा आपको। तो मोटर के लिए भाई देखिए, यहां पे अगर एफ आर है तो वीटी तो मेरा यहीं पे होगा, लेकिन एफ एफ मेरा डेल्टा एंगल पीछे चला गया, यहां पे आ गया है, तो वीटी से 90 डिग्री, सॉरी ईएफ से 90 डिग्री क्या होगा, पीछे इधर आ जाएगा। समझ में आया भाई? से 90 डिग्री देखें ना, यहाँ पे एफ एफ है तो 90 डिग्री इधर आएगा, और ये एंगल डेल्टा है। तो मोटर के केस में भाई आपके बुक में एक नोट पॉइंट करके लिखा हुआ था कि मोटर में वीटी जो होता है हमेशा क्या होता है, आगे होता है, किससे, ईएफ से। और वही जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में क्या होता है, ईएफ आगे होता है वीटी से। याद आ गया होगा आपका। ओके, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आप मैकेनिकल लोड कनेक्ट करेंगे बेल्ट के थ्रू, तो भाई एफ एफ पीछे हो जाएगा, फील्ड का स्पीड यानी रोटर का स्पीड क्या हो जाएगा, थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। ओके, इसलिए वो पीछे दिखाया जाता है। तो हम लोगों ने अभी ये केवीएल के थ्रू ये इक्वेशन लगा लिया। अब हम लोग देख रहे हैं भाई कि ईएफ एंगल 0, मैंने इसको रेफरेंस मान रखा है और बुक के साथ थोड़ा सिंक्रोनाइज हो जाता है। ठीक है, ईएफ को रेफरेंस लेते हैं, देखिए हम लोग अपने हिसाब से डायग्राम बनाते हैं, फिर बुक के साथ सिंक्रोनाइज। ईएफ को रेफरेंस अगर ले लेते हैं भाई, तो ये मान लेते हैं मैंने ईएफ को ऐसे दिखा दिया। ठीक है, ईएफ एंगल 0, इसी को मैं 0 मान रहा हूँ। अब ईएफ में अगर मेरे को वीटी दिखाना है तो क्या ईएफ में मेरे को आईआरए ड्रॉप जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को पता है भाई कि ये जो ब्रांच है पूरा का पूरा इंडक्टिव ब्रांच है, तो जो करंट होगा वो लैग करेगा। ओके, तो करंट लैग करेगा, इसका मतलब क्या, किससे लैग करेगा, और मोटर है तो मोटर में भाई करंट किससे लैग करेगा, ये जो टर्मिनल वोल्टेज इसी तो लैग करेगा। तो मोटर में सबसे पहले हम लोग वीटी को ही दिखाते ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे वीटी दिखा दूं, ओके, अब वीटी को अगर आपने ऐसे दिखा दिया तो सीधी सी बात है, अब मेरे को ईएफ दिखाना भाई, तो इस इक्वेशन से ईएफ निकाल लेते हैं। ईएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईएफ को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ईएफ इक्वल टू हो जाएगा वीटी माइनस आई आर है माइनस जे आई ए एक्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले वीटी दिखा दिया, वीटी में करंट मैंने दिखा दिया कि थीटा एंगल क्या हो रहा है, लैग कर रहा है। ये हो गया मेरा आई ए, थीटा डिग्री से लैग कर रहा है। अब सीधी सी बात है, आई ए ऐसे भाग रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ईएफ का इक्वेशन लिखता है, ईएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसको बस उधर भेज दिया ना, ईएफ पॉजिटिव में चला जाएगा, इधर क्या बचेगा, वीटी माइनस आई आर ए माइनस जे आई ए एक्सेस। क्लियर हुआ? तो भाई वीटी तो मेरे को पता चल गया ये, अब इसमें से माइनस आई आर ए करना, तो आई आर ए तो ऐसे जा रहा है, अगर आप ऐसे लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, ये मेरा पॉजिटिव वाला आई आर ए होगा। क्लियर हो रहा है? लेकिन मेरा यहाँ पे क्या है, माइनस आई आर ए, इसका मिरर इमेज यानी इसका जस्ट अपोजिट करना होगा, ये होगा मेरा आई ए इंटू आर ए माइनस वाला। तो ऐसे इसको आपको दिमाग में रखना है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया मेरा माइनस आई आर। अब मेरे को माइनस जे आई ए एक्सेस दिखाना है, तो फिर से समझिए, पहले पॉजिटिव वाला दिखाते हैं। आई आर आई ऐसे है तो आई आर ए मेरा ऐसे होता, अगर भाई यहाँ पे मान लेते कंडीशन के लिए प्लस होता, ये भी प्लस होता, तो आई आर ए प्लस ऐसे जाता, और इससे फिर 90 डिग्री, अगर ये भी प्लस होता तो 90 डिग्री मेरा ऐसे जाता, ये होता मेरा आई ए एक्सेस। लेकिन भाई यहाँ पे ये है क्या, ये माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आई आर ए प्लस वाला इधर है तो इसका जस्ट मिरर इमेज ले लीजिए, मेरा माइनस आई आर ए हो जाएगा, और आई एक्सेस इधर है, इधर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव वाला, तो नेगेटिव वाला क्या होगा, इसका जस्ट मिरर इमेज, इसका जस्ट मिरर इमेज यानी आई माइनस आई आर ऐसे, और इससे आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है,
तो ये मेरा क्या होगा, एक तरीके से EF बनेगा। क्लियर हुआ? तो मोटर के केस में भाई जो EF आएगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, VT से पीछे चला जाएगा। इसको समझिए। यही सेम चीज आपके इस वाले फेजर डायग्राम को अगर आप देखें तो ये वाला भी भाई वही है, ये मोटर और जनरेटर दोनों के लिए काम करेगा। देखिए सॉरी, यहाँ पे तो ये जनरेटर के लिए बनाया गया भाई, ये जनरेटर के लिए बनाया गया है। देखिए इसको हम मोटर की तरह भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसा हम लोग क्या देख रहे हैं, एक इंडक्टिव ब्रांच की तरह काम कर रहा है ना। तो इसको हम लोग कैसे सेटिस्फाई करेंगे? देखिए हम लोगों ने क्या कंसिडर किया है, हम लोगों ने क्या कंसिडर किया भाई कि जो E1 होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा, ठीक है। और जो E2 होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा, है ना। जनरेटर और मोटर दोनों के लिए फेजर डायग्राम सेटिस्फाइड होगा। तो E1 कहाँ है मेरा, ये E1 है, तो E1 की जगह मेरा क्या हो जाएगा, VT हो जाएगा। और E2 की जगह क्या हो जाएगा भाई, मेरा EF हो जाएगा। ओके, तो अगर आप मोटर को कंसिडर करके चलते हैं तो ओवरऑल देखिए VT मेरा आगे है और EF मेरा क्या है, एक तरीके से पीछे है। और ये VT से करंट क्या हो रहा है, एक तरीके से लैग भी कर रहा है। थीटा डिग्री क्या होगा, लैग करना चाहिए, ये थीटा डिग्री हो जाएगा, थीटा डिग्री लैग कर रहा है। और अभी हमने देखा VT इक्वल टू क्या हो जाएगा, VT इक्वल टू क्या था, EF, ये मेरा EF है, प्लस IRA इसके फेज में होगा, और प्लस IA एक्सेस करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई, VT के इक्विवेलेंट मिल जाएगा। क्लियर हुआ? और क्योंकि ये करंट है तो करंट हम लोग का दो कॉम्पोनेंट से मिलकर बना था, E1/Z और माइनस E2/Z, ठीक है। तो लास्ट वाले सेशन में ऑलरेडी बताया था मैंने आपको कैसे फेजर डायग्राम आया। तो ये मोटर के लिए भी कैसे सेटिस्फाइड कर गया भाई, मोटर के लिए कैसे ये एक तरीके से इधर VT आ गया, इधर मेरा एक तरीके से EF आ गया, क्योंकि भाई मोटर में जस्ट फ्लिप किया हम लोगों ने। जनरेटर केस में क्या था, जो मेरा E2 था, इस E2 को हम लोगों ने क्या माना है भाई, इसको VT माना था। तो जनरेटर केस में क्या हो जाएगा, ये VT हो जाएगा और ये वाला मेरा EF हो जाएगा। तो देख रहे हैं जनरेटर में क्या हो रहा है, EF ऑटोमेटिक आगे आ गया VT से। लेकिन मोटर में क्या है, मोटर में जस्ट अपोजिट हम लोगों ने मान रखा है कि जो मेरा E1 होगा वो VT होगा, तो VT ऑटोमेटिक आगे आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों के लिए आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने ये जनरल केस लिया है कि मेरे पास एक सिंक्रोनस मोटर है और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, एक तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। और यहाँ पे ये फेजर डायग्राम या फिर वो फेजर डायग्राम, जिससे समझना हो उससे आप समझ सकते हैं भाई, ठीक है। और जैसे ये तो हम लोगों ने किससे लेकर के चला है, देखिए एक चीज और समझाता हूँ मैं आपको। ये तो हम लोगों ने कौन सा रिलेशन लिया है, VT को अगर हम लोग निकालना है तो VT के लिए क्या किया हम लोगों ने, EF प्लस IRA प्लस IA एक्सेस, तब जाके हम लोग क्या मिला है, VT मिला है। तो भाई हम लोग VT से भी चल सकते हैं। देखिए अगर आप VT से चलेंगे, इस मैं मिटा देता हूँ, अगर आप VT से चलेंगे, VT से चलना कहाँ तक, EF तक, तो हम लोग ऑलरेडी पता है कि EF इक्वल टू क्या आया था अभी रिलेशन, ये था VT माइनस IRA माइनस JIA एक्सेस, सब माइनस होगा। तो देखिए अगर ये मेरा, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, अगर भाई ये मेरा VT है तो VT में से IRA घटाएंगे, ठीक है। तो IRA ये मेरा पॉजिटिव में है, ये वाला मेरा पॉजिटिव में है, तो इसका जस्ट मिरर इमेज बनाइए आप। इसका जस्ट मिरर इमेज क्या आएगा, ठीक है, इस साइड आएगा, इसके पैरेलल अपोजिट ले लीजिए ना, ओके, इसके पैरेलल अपोजिट ले लीजिए, ये हो गया मेरा IRA। और सेम लेंथ दिखाना पड़ेगा, जितना लेंथ है उसी लेंथ से दिखाते हैं। तो ये छोटा सा हो गया IRA और IA एक्सेस इधर की तरफ है, तो IA एक्सेस भाई इसका जस्ट मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा, माइनस IA एक्सेस हो जाएगा। और सेम लेंथ का यहाँ से 90 डिग्री करेंगे, IRA हम लोग थोड़ा बड़ा दिखा दिया भाई, इसको छोटा करते हैं, ये IRA हो जाएगा माइनस IRA और माइनस JIA एक्सेस, ठीक है, IA एक्सेस। तो ऑटोमेटिक कहाँ पहुँच गए हम लोग, EF पे पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए, ET इक्वल टू EF ही तो था। तो आप देखिए ध्यान से, ये वाला जो लेंथ है ये इसके पैरेलल जा रहा है, देख रहे हैं, और सेम लेंथ का है। और ये वाला जो लेंथ है ये इसके पैरेलल आ रहा है, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट तो ये माइनस IRA और ये माइनस JIA एक्सेस हो गया। तो इस फेजर डायग्राम में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो भाई अभी हम लोग अपने एक्टिव पावर के ऊपर काम कर रहे थे और इनपुट एक्टिव पावर क्या आएगा ये हम लोगों ने निकाल लिया है। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया था VT इंटू आई कॉस थीटा, कोई नहीं मिट गया है, फिर से करते हैं।
आइए कॉम्पोनेंट लिखते हैं, डेल्टा माइनस थीटा जेड हो जाएगा माइनस एफ अपॉन जेड एस, और ये हो जाएगा भाई आपका एंगल माइनस थीटा जेड। यहाँ पे हम लोग कर रहे थे इनपुट साइड से, इधर से कितना देखने को मिला, ठीक है, ये हो गया माइनस, इधर एक और क्या है वी टी इंटू ये वाला कंपोनेंट ये एफ अपॉन जेड एस, और ये डेल्टा पे है और ये माइनस थीटा जेड है, यानी डेल्टा प्लस थीटा जेड हो जाएगा। अब देखिए भाई फेजर डायग्राम अभी जस्ट समझाया मैंने आपको, तो फेजर डायग्राम तो वही सेम है जो पुराना वाला था। तो इसमें अगर आप कॉस थीटा जेड का वैल्यू निकालने की कोशिश करें, आ जाइए इस पे, थीटा जेड कहाँ है मेरा, थीटा जेड ये है भाई, और यहाँ पे कॉस, तो ये अगर एंगल ले रहे हैं तो ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा सॉरी हाइपोटेनस और ये मेरा बेस, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉस थीटा जेड लगाए तो क्या हो जाएगा, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा भाई बी क्या है आई आर, एच क्या है मेरा आई जेड, तो आई आई हट जाएगा, यानी आर ए बटा जेड एस कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखते हैं ये हो जाएगा वी टी स्क्वायर अपॉन जेड एस, और ये हो जाएगा आर ए अपॉन जेड एस। तो भाई ये जेड एस इंटू जेड एस क्या हो जाएगा, जेड एस स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको मैं मिटा के सीधे सीधे लिखता हूँ, ये हो जाएगा आपका आर ए अपॉन जेड एस स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा वी टी इंटू ई एफ अपॉन जेड एस, और ये रह जाएगा आपका यहाँ पे कॉस होगा ना, कॉस डेल्टा प्लस थीटा जेड भाई, डेल्टा प्लस थीटा जेड, ठीक है, कॉस डेल्टा प्लस थीटा जेड। अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, थीटा जेड की जगह जैसा हम लोगों ने वो इम्पिडेंस ट्रायंगल में चलेंगे तो थीटा जेड प्लस अल्फा जेड मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। लास्ट वाला सेशन अगर आपने सही से किया होगा ना, तो यहाँ पे ये सब सोचने का पड़ेगा ही नहीं भाई आपको। इस इम्पिडेंस ट्रायंगल में चलिए आप, क्या है मेरा, ये अगर 90 है तो सीधी सी बात है थीटा जेड प्लस ये वाला एंगल अल्फा जेड, दोनों को जोड़ने पे भी 90 मिलना चाहिए, क्योंकि इस पूरे ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 के बराबर, ये 90 खुद है, तो ये दोनों जोड़ने पे भी 90 के इक्विवेलेंट होना चाहिए, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ से भाई हम लोग यहाँ पे थीटा जेड का वैल्यू पुट करना है, तो थीटा जेड की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, थीटा जेड इक्वल टू लिखना है 90 माइनस अल्फा जेड, है। तो इसको मैं मिटा के थीटा जेड का वैल्यू डायरेक्ट पुट करता हूँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा जेड, ओके। अब इसको हम लोग और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, वी टी स्क्वायर इंटू आर ए अपॉन जेड एस स्क्वायर माइनस वी टी इंटू ई एफ अपॉन जेड एस, इसके जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस 90, ठीक है, 90 को आगे ले रहा हूँ, माइनस कैसे रहने देते हैं, कॉस 90 प्लस प्लस ले लेते हैं डेल्टा माइनस थीटा जेड, ओके। तो क्या हो जाएगा आपका ये 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये कॉस है तो इसका साइन में चेंज होगा, लेकिन भाई ये नेगेटिव में आएगा, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव इसका पूरे का वैल्यू माइनस साइन थीटा आएगा, तो ओवरऑल ये माइनस है ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा वी टी स्क्वायर आर ए अपॉन जेड एस स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वी टी इंटू ई एफ अपॉन जेड एस, और ये हो जाएगा आपका साइन डेल्टा माइनस अल्फा जेड। एक बार देखते हैं हम लोग का सही आ रहा है नहीं आ रहा है, देख ये हम लोगों ने जब जनरेटर के लिए कैलकुलेट किया था भाई, इनपुट एक्टिव पावर आउटपुट एक्टिव पावर जनरेटर के लिए था, ओके। मोटर के लिए सेम इसी तरीके से हम लोग करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा नेक्स्ट पेज आते हैं। ये था आपका मोटर का केस, मोटर का केस, ओके। तो अभी जस्ट हम लोग देखा यही आया ना, इनपुट पावर ई एफ इंटू वी टी अपॉन जेड एस, साइन कॉस जो था साइन में चेंज हो गया था, और डेल्टा माइनस अल्फा जेड, और ये प्लस वी टी स्क्वायर अपॉन जेड एस स्क्वायर इंटू आर ए, ठीक है। इनपुट एक्टिव पावर हो गया मोटर के लिए। अब देखते हैं आउटपुट कितना मिल रहा है। आउटपुट मींस यहाँ पे जो हम लोगों ने सर्किट डायग्राम बनाया है भाई मोटर के लिए, यही आया था ना, ये देखिए इसको आगे अरेंज करके लिखा हुआ, ठीक है, इसको पीछे कर दिया। तो हम लोग का जो मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है भाई, यहाँ पे देखिए, यहाँ इधर से जो भी इनपुट पावर ले रहा होगा सप्लाई से, उसमें से ये रेजिस्टेंस क्या कर रहा होगा, कुछ ना कुछ एक्टिव पावर खा जा रहा होगा अंदर में, तो बाकी जो बचेगा वो मेरे क्या मिलेगा,
वही क्या हो रहा होगा, इनपुट मतलब यहाँ पे जा रहा होगा मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होकर के आउटपुट में मिल रहा होगा आपको। आउटपुट मतलब क्या, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर बचा वो पूरा पूरा मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है। तो आउटपुट पावर ऑफ मोटर, तो सेम इक्वेशन से हम लोगों ने इधर क्या था, आउटपुट साइड में क्या था भाई, VT एंगल 0 डिग्री पे था, इधर जो था मेरा, ठीक है, RA एक्सेस, इधर मेरा VT एंगल 0 था। और करंट क्या था आपका, करंट इक्वल टू लिख लेते हैं ये वाला करंट का मैग्नीट्यूड VT अपॉन ZS माइनस EF अपॉन ZS, ठीक है। एंगल था यहाँ पे माइनस थीटा जेड, ओके, माइनस था आगे में, तो मेरा करंट है। तो अब ओवरऑल यहाँ से देख लेते हैं आउटपुट पावर क्या मिलेगा मोटर के लिए। तो ये मेरा वोल्टेज है, इसका मैग्नीट्यूड करंट का VT अपॉन ZS, भाई यहाँ पे EF था ना, VT तो इस साइड माना था, यहाँ EF था, EF एंगल 0, इधर मेरा था VT एंगल डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे EF करते हैं पहले, और ये हो जाएगा कॉस, एंगल क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस डेल्टा, और ये माइनस ब्रैकेट यानी 0 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस थीटा जेड, तो ये हो जाएगा माइनस में प्लस यानी थीटा जेड माइनस डेल्टा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, कॉस थीटा जेड माइनस डेल्टा। ये आपका एक तरीके से फर्स्ट कंपोनेंट के चलते आया। अब माइनस है तो माइनस दे देंगे, दूसरे कंपोनेंट के चलते क्या होगा, EF इंटू EF अपॉन ZS, और ये हो जाएगा कॉस 0 माइनस थीटा जाओ, माइनस में यानी प्लस हो जाएगा थीटा जेड, ओके। अब इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। हम लोग को भाई यहाँ पे कॉस थीटा जेड का वैल्यू पता है, ठीक है। तो कॉस वही वाला इम्पिडेंस ट्रायंगल में चलिए, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका RA अपॉन ZS। तो इसके जगह मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ कॉस थीटा जेड की जगह RA अपॉन ZS है, तो ZS का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे थीटा जेड, तो मेरे को एक और वैल्यू पता है, थीटा जेड इक्वल टू क्या था, 90 माइनस अल्फा जेड, अभी जस्ट ये निकाला था मैंने, अल्फा जेड प्लस थीटा जेड इक्वल टू 90। यहाँ से थीटा जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, 90 माइनस अल्फा जेड। तो इसको हम लोग पुट करते हैं EF इंटू VT अपॉन ZS कॉस थीटा जेड की जगह मैं क्या लिख दूँ, माइनस 90 माइनस अल्फा जेड माइनस डेल्टा, और ये हो जाए आपका EF स्क्वायर अपॉन ZS स्क्वायर इंटू RA, ओके। अब देखिए इसको भाई थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूँ, ये जो कॉस, इसको मैं लिख रहा हूँ 90 और माइनस ले लेते कॉमन, तो क्या हो जाएगा अल्फा जेड प्लस डेल्टा, डेल्टा प्लस अल्फा जेड, आगे पीछे कर सकता है कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखते हैं डेल्टा प्लस अल्फा जेड। तो भाई ब्रैकेट तोड़ेंगे अगर आप तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा और प्लस माइनस माइनस अल्फा जेड, तो यही आएगा बन के। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉस 90 माइनस थीटा है, इन 90 में से थीटा घटाएंगे यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट किस में चेंज होगा, आपके साइन में चेंज होगा, लेकिन ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल इसका वैल्यू क्या होगा, EF अपॉन VT, सॉरी EF इंटू VT अपॉन ZS, और ये पूरा वैल्यू किसमें, साइन में चेंज होगा, साइन थीटा, यानी क्या हो जाएगा आपका डेल्टा प्लस अल्फा जेड आ जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस EF स्क्वायर इंटू ZS स्क्वायर इंटू RA। क्लियर हुआ। तो ये मेरा हो गया एक तरीके से, ये वो एक्टिव पावर है जो मोटर क्या कर रहा होगा, अपने अंदर में बना यानी अंदर तक पहुंचा है, और यही क्या करेगा आपका डेवलप मैकेनिकल पावर में, फिर ये ग्रॉस मैकेनिकल पावर में एक तरीके से कन्वर्ट होकर के मिलेगा। तो यही चीज़ है आपका यहाँ पे आउटपुट क्या मिला, EF इंटू VT अपॉन ZS साइन डेल्टा प्लस अल्फा जेड माइनस EF स्क्वायर इंटू RA अपॉन ZS स्क्वायर। तो इस तरीके से भाई हम लोगों ने क्या किया, अपने मोटर के लिए भी एक्टिव पावर निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम लोग का कंडीशन मान के चला जाएगा कि
क्या ऐसा कंडीशन होगा कि हम लोग का ये जो जनरेटर है मैक्सिमम एक तरीके से इनपुट पावर ले, या फिर कहिए क्या ऐसा कंडीशन होगा कि ये जनरेटर जो है आपका मैक्सिमम एक्टिव पावर एक तरीके से आउटपुट में देगा। ओके, तो अभी यहाँ तक आने से पहले भाई, यहाँ तक आने से पहले एक चीज़ और समझिए। हम लोग को पता है, हम लोगों ने इधर से इनपुट क्या दिया, इनपुट एक्टिव पावर क्या दिया, इसका रिलेशन मेरे को पता है, और आउटपुट में मेरे को क्या एक्टिव पावर मिल रहा है ये भी हम लोग को पता है। तो भाई क्योंकि ये एक्टिव पावर का कैलकुलेशन चला है, तो आपको पता है ये जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है इसमें कुछ ना कुछ एक्टिव पावर क्या हुआ होगा, खा लिया होगा, कंज्यूम कर लिया होगा। तो अगर मैं जो इनपुट में एक्टिव पावर दिया जा रहा है इसमें से अगर मैं आउटपुट वाले एक्टिव पावर घटा दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इसमें जो मेरा पावर लॉस हो रहा है वो मिल जाएगा, यानी IA स्क्वायर इंटू RA मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोगों ने जनरेटर में किया ना, सेम स्टेप चल रहा है भाई यहाँ पे। तो फर्स्ट केस में हम लोग इसी को एक तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं और सेम वैल्यू आएगा भाई। ठीक है, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है ना, कुछ चीज़ों को स्किप कर दिया जाता है भाई। ठीक है, और वो जब स्किप कर दिया जाता है ना टीचर के द्वारा, और आपसे अगर नहीं हो पाता है तो फिर वो डर बन जाता है कि ठीक है, और सिंक्रोनस मशीन ऑलरेडी बहुत बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो भाई इसको हम लोग थोड़ा सा आराम से टाइम दे करके पढ़ेंगे। ओके, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है, और ऑलरेडी काफ़ी दिन आपने वेट किया है, तो ये सब हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, माइनस एक्टिव पावर जो आउटपुट मिल रहा है मोटर का वो। तो यहाँ पे रिलेशन लिखा हुआ है साफ तरीके से, ये मेरा इनपुट पावर है, तो लिखता हूँ EF VT अपॉन ZS, और ये हो जाए आपका साइन डेल्टा माइनस अल्फा जेड प्लस VT स्क्वायर अपॉन ZS स्क्वायर इंटू RA। ये मेरा फर्स्ट कंपोनेंट था। अब क्या करना है, माइनस करना है, इसमें से घटाना है भाई, तो माइनस लिखता हूं मैं, माइनस यहां पे आउटपुट पावर डालना है, तो आउटपुट पावर ये है मेरा, क्या है ये, EF इंटू VT अपॉन ZS साइन डेल्टा प्लस अल्फा जेड, और छोटा करते हैं, माइनस EF स्क्वायर अपॉन ZS स्क्वायर इंटू RA। अब देखिए भाई यहाँ पे माइनस लगा हो, तो ब्रैकेट अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट अगर आप तोड़ेंगे तो फर्स्ट कॉम्पोनेंट जो तो माइनस में ही होगा, ये कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये वाला जो कंपोनेंट है ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इस वाले ब्रैकेट को हम लोग हटा देते हैं। अब देखिए 1/ZS हम लोग यहाँ से बाहर ले लेते हैं, यानी कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, EF इंटू VT साइन डेल्टा माइनस अल्फा जेड प्लस VT स्क्वायर RA अपॉन यहाँ पे 2 ZS था तो 1 ZS रह जाएगा, माइनस EF VT इंटू साइन डेल्टा प्लस अल्फा जेड प्लस EF स्क्वायर, यहाँ पे एक और 2 ZS है, 1 ZS रह जाएगा इंटू RA। क्लियर हुआ? अब देखिए 1/ZS हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये साइन वाला कंपोनेंट और ये साइन वाला कंपोनेंट इसमें एक साथ रख रहे हैं, तो बाकी का जो बचा हुआ है ना, इसको और इसको पहले आगे लिख लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा VT स्क्वायर इंटू RA अपॉन ZS, और ये क्या हो जाएगा प्लस EF स्क्वायर इंटू RA अपॉन ZS। अब ये दोनों कंपोनेंट को हम लोग रख रहे हैं, तो भाई इसमें क्या है, EF VT इसमें भी है, EF VT इसमें भी है, तो माइनस ले लेते हैं, इससे कॉमन लेते हैं, माइनस EF VT में कॉमन ले रहा हूँ भाई। हाँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस तो ले लिया तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे साइन डेल्टा प्लस अल्फा जेड। अब इसमें आइए, माइनस कॉमन लिया है तो भाई ओवरऑल क्या बचा, EF VT तो बाहर आ गया, तो इसका तो माइनस था नहीं, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्लस था तो प्लस माइनस साइन डेल्टा माइनस अल्फा जेड। क्लियर हो गया? अब देखिए भाई हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसका
कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हम लोग को पता है ये क्या है, ये a है और ये आपका b है। यहाँ पे भी देखिए a है और ये माइनस b है। तो हम लोग को पता है साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, और साइन a प्लस b माइनस क्या है आपका साइन a माइनस b। ठीक है, साइन a माइनस b। ओके, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं। देखिए ये होता है आपका साइन a यानी साइन डेल्टा इंटू कॉस b यानी कॉस अल्फा जेड, प्लस है तो प्लस देंगे, ये हो जाएगा आपका कॉस a यानी कॉस डेल्टा इंटू साइन b यानी अल्फा जेड, माइनस इसका वैल्यू ब्रैकेट में डालते हैं भाई। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कहीं पे भी गलती नहीं होगा। फिर ये आपका साइन a माइनस b, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन a यानी साइन डेल्टा इंटू कॉस b माइनस ये हो जाएगा कॉस a यानी डेल्टा इंटू साइन b यानी अल्फा जेड। ओके, अब देखिए यहाँ पे बाहर में माइनस लगा हुआ है, तो ब्रैकेट अगर आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला टर्म माइनस आ जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये तो माइनस ही रहेगा, लेकिन माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा भाई, ये हो गया आपका प्लस। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये और ये एक पॉजिटिव टर्म है और ये नेगेटिव, खत्म हो जाएगा भाई। और ये दोनों सेम टर्म है, दोनों पॉजिटिव साइन का, यानी ये क्या हो जाएगा 2 कॉस डेल्टा इंटू साइन अल्फा जेड। तो इस पूरे टर्म के जगह हम लोग यहाँ पे इस पूरे टर्म की जगह भाई हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं, यानी इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको यहाँ से मिटा करके हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं 2 कॉस डेल्टा इंटू साइन अल्फा जेड। अब देखिए ये जो 2 है, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो 2 बाहर यहाँ पे लिख लेते हैं भाई। ओके, क्लियर हो गया। अब इसका कोई नीड नहीं है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब आगे कैलकुलेट करते हैं। देखिए हम लोग इसको जेड को अंदर ले लेते हैं, वी टी स्क्वायर इंटू आर ए अपॉन जेड एस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ई एफ स्क्वायर इंटू आर ए अपॉन ये भी जेड एस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 ई एफ वी टी अपॉन जेड एस, और यहाँ पे है साइन अल्फा जेड, कॉस डेल्टा को ऐसे लिखते हैं, और ये है भाई साइन अल्फा जेड। तो क्योंकि हम लोग ये सारा का सारा कैलकुलेशन कब कर रहे हैं, हम लोग का जो बिगनिंग वाला केस था भाई, इस पे पूरा का पूरा कैलकुलेशन चल रहा है। ठीक है, इस वाले फेजर डायग्राम से, फिर इस वाले इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से हम लोगों ने क्या किया है, एक्टिव पावर निकाला है। मैक्सिमम एक्टिव पावर कब मिलेगा इनपुट में, कब आउटपुट में मिलेगा, उसका फिर हम लोगों ने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया दोनों का डिफरेंस। तो हम लोग को आइए स्क्वायर आ रहे यानी अंदर में जो लॉस हो रहा है उसका इक्विवेलेंट होगा। तो इसमें भाई हम लोग का क्या है, कॉस सॉरी ये वाला वैल्यू चाहिए साइन अल्फा जेड। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो ये है मेरा एंगल अल्फा जेड, समझे। अगर ये एंगल कंसिडर कर रहे हैं इस इम्पीडेंस ट्रायंगल में, तो भाई ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम लोग को साइन अल्फा जेड का वैल्यू निकालना है। क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, आई आर, एच क्या है यहाँ पे, आई इंटू जेड, आई खत्म हो जाएगा, आर बटा जेड आएगा, और आर को हम लोग आर ए बोलेंगे और जेड को हम लोग यहाँ पे जेड एस बोलेंगे, क्योंकि फेजर डायग्राम ये जो नॉर्मल सर्किट है उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, लेकिन हम लोगों तो यहाँ पे सबको रिप्लेस कर दिया, आर को आर ए से रिप्लेस किया हुआ है, जेड को जेड एस से रिप्लेस किया हुआ है। तो सबसे पहले आर ए अपॉन जेड एस हम लोग को पुट करना है। ठीक है, ये सब मैं मिटा देता हूँ। ये था आपका ई एफ टू ए एफ इंटू वी टी इंटू कॉस डेल्टा, और साइन डेल्टा इसके जगह हम लोग लिखेंगे आर ए अपॉन जेड एस, और एक जेड एस तो भाई बाहर से आएगा ना, ये अंदर में लेंगे तो यहाँ पे आपका जेड एस आएगा। ये वाला जेड एस जो था इसको अंदर लीजिए ना, तो यहाँ पे जेड एस आ जाएगा ना। ओके, तो ओवरऑल देखिए ये दोनों जेड एस है, तो जेड एस स्क्वायर हो जाएगा नीचे में भाई, इसको लिख देता हूँ, ये हो जाएगा मेरा जेड एस स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अब कॉमन लेते हैं, इसमें भी आ रहे, इसमें भी आ रहे, इसमें भी यहाँ पे आ रहे, इसमें भी जेड एस स्क्वायर जेड एस सब में है, तो हम लोग आर ए अपॉन
जेड एस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वी टी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2EF VT इंटू कॉस डेल्टा। और हम लोग को पता है भाई इधर क्या चल रहा है आपका, माइनस आउटपुट में जो एक्टिव पावर मिल रहा है वो हम लोग को ये पता था भाई। ये वाला जो टर्म था ये किसके इक्विवेलेंट था बताइए, ये है आपका VT प्लस यानी VT स्क्वायर EF स्क्वायर माइनस 2EF VT कॉस डेल्टा। ये जो आया था इसको हम लोगों ने ऐसे ब्रेक किया था, देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, है ना, किस वाले ट्रायंगल में, ये आपके इसके बराबर आया था I इंटू जेड के। तो I इंटू जेड अगर ये लेते हैं, डेल्टा लेते हैं, तो भाई ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा आपका बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का अगर आप वैल्यू निकालें तो परपेंडिकुलर का पाइथागोरस थ्योरम से क्या वैल्यू आएगा बताइए, BC इक्वल टू यानी BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस क्या AC स्क्वायर में से हम लोग बेस यानी AB स्क्वायर माइनस कर दें तो मेरे को BC स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने भाई क्या किया है, देखिए ये जो यहाँ पे EF कॉस डेल्टा है, ये मेरा जनरेटर के लिए E2 को हम लोगों ने क्या माना है EF माना है, E1 को क्या माना है VT माना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग ये वाला लेते हैं टर्म, अगर आप VT कॉस डेल्टा लें, VT कॉस डेल्टा यानी ये है मेरा पूरा VT, तो इसका अगर आप लेंगे कॉस डेल्टा यानी बेस निकालेंगे तो भाई ये जो VT कॉस डेल्टा इसके जगह क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बोलिए, यही वाला लेंथ आएगा ना VT कॉस डेल्टा यानी AB, कोई दिक्कत नहीं। और EF कौन सा है भाई आपका, ये वाला है EF, इसका तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल कर डाल दिया AB, और जो EF है EF मोटर केस में ये यानी AB यानी EF की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं AB लिख सकते हैं अगेन। तो क्या हो जाएगा आपका ये AB और ये AB, यानी ये हो जाएगा VT स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर माइनस, और VT स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, वैल्यू पुट कीजिए सबका, VT स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ये है VT यानी इसका स्क्वायर, VT किसके बराबर है AC, तो AC का स्क्वायर कर दूंगा प्लस EF मतलब क्या, ये हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर और माइनस ये 2 था 2 लिख दिया, EF की जगह मैं AB लिख सकता हूँ और VT कॉस डेल्टा AB लिख सकता हूँ, यानी 2AB यानी AB स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल देखिए ये क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, और इसमें से ये बड़ा है तो इसमें से AB स्क्वायर घट जाएगा यानी माइनस ये AB, ये 2AB स्क्वायर है ये AB स्क्वायर है, तो भाई एक ही बचेगा ना, क्लियर हुआ। तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, यहाँ पे देख रहे हैं AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट है, BC स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, समझ में आया। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, BC स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और BC है क्या मेरा, ये BC ये वाला लेंथ है, BC अगर होता सिर्फ BC होता तो हम लोग IA इंटू ZS लिखते हैं, लेकिन भाई ये BC स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, इसका पूरा स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा, यानी IA स्क्वायर और ZS स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा RA अपॉन ZS स्क्वायर, और इसके जगह हम लोग लिखना पड़ेगा क्या IA स्क्वायर इंटू ZS स्क्वायर, तो खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या IA स्क्वायर इंटू RA। ठीक है, यानी अंदर में जो लॉस होगा वही हम लोग को देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक स्पेशल केस लिया था कि अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे RA को नेग्लिजिबल मान के चल रहा है। ठीक है, सिंक्रोनस मशीन का जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है भाई, इसको नेग्लिजिबल मानते हैं हम लोग। तो अगर RA को नेग्लिजिबल मान के चलते हैं तो सीधी सी बात है, इस केस में क्या होता, जो मेरा इनपुट एक्टिव पावर होता जो हम लोग यहाँ पे देते वही क्या होता हम लोग को यहाँ पे आउटपुट मिलता है, क्योंकि भाई ये है ही नहीं तो यहाँ पे कोई अंदर में लॉस ही नहीं होगा, तो जो इनपुट देंगे वही आउटपुट मिलेगा, है ना। तो इस केस में देखिए हम लोग का RA अगर 0 है, इफ RA इज 0, तो यहाँ पे जो ये इम्पिडेंस ट्रायंगल बन रहा है ये बनेगा ही नहीं, ये क्या हो जाएगा E2 यानी EF प्लस यहाँ से यहीं से डायरेक्ट 90 डिग्री मुड़ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे लिखिए RA अगर आप नेगेटिव मान के चलते हैं तो जो मेरा अल्फा जेड है ये 0 हो जाएगा, अल्फा जेड बनेगा ही नहीं, ये वाला एंगल बनने का कोई सवाल ही नहीं बनता भाई।
ठीक है। और जो थीटा जेड कितने के बराबर हो 90, ऐसे ही बेंड हो जाएगा। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे आइए, जो इनपुट पावर था, इनपुट पावर का यहाँ पर रिलेशन हम लोग लिखा हुआ ना, इनपुट पावर का रिलेशन है, तो भाई अल्फा जेड तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे, जो इनपुट पावर होगा वही मेरा एक्टिव पावर होगा। पहले देखिए कितना आएगा, ये इनपुट पावर देखिए, ई एफ इंटू वी टी अपॉन जेड एस, और ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ साइन डेल्टा, और आर ए भी मेरा यहाँ पे 0, ये इनपुट पावर का था भाई, तो ये पूरा पूरा टर्म क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ आपका यही इनपुट पावर आएगा। आउटपुट पावर देखिए, आउटपुट पावर ये था मेरा रिलेशन, यहाँ पे माइनस था, ब्रैकेट को तोड़ने के बाद ये प्लस हो गया था, तो ये हो गया मेरा माइनस। तो देखिए ये मेरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आ रहे हैं तो 0 से मल्टीप्लाई ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यानी इस केस में क्या बचा, ई एफ इंटू बी टी अपॉन जेड एस इंटू साइन डेल्टा। तो आप देख रहे हैं जो मेरा इनपुट पावर आ रहा है वही मेरा क्या हो रहा है, आउटपुट पावर आ रहा है, और आना भी चाहिए, है ना। और यही सेम चीज़ हम लोगों ने जनरेटर के लिए भी देखा था। क्लियर हो गया। तो आते हैं हम लोग बुक के साथ। इस वाले पेज का नीड नहीं है भाई, यहाँ से हटा देते हैं इसको, और ये सब आप लिखते जाइएगा भाई, ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा। देखिए यहाँ पे ये जो रिलेशन लिखा हुआ है नीचे में, यहाँ पे आर ए को अगर आप नेग्लिजिबल मान के चलते हैं तो जो पहले जनरेटर का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जनरेटर में जो इनपुट पावर होगा वही एक्टिव आउटपुट पावर होगा, और मोटर में भी क्या होगा, जो इनपुट पावर, यानी सबका रिलेशन क्या होगा, सेम होगा, जो कि ई एफ इंटू वी टी अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा। एक्सेस हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने जेड एस लिखा था ना, उसको सही कर लीजिएगा, जेड एस लिखने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जो जेड एस होगा किसके बराबर हो जाए, एक्सेस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आर ए तो नेग्लिजिबल कर दे, इंपेडेंस आएगा नहीं, ठीक है, सिर्फ एक्सेस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तक हम लोग का कवर हो गया मोटर के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आगे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तो भाई हम लोगों ने क्या किया है, एक जनरल केस लेकर के चला था, फेजर डायग्राम देख लिया, कितना इनपुट एक्टिव पावर आ रहा है, कितना आउटपुट एक्टिव पावर आ रहा है, ये देख लिया, पावर लॉस कितना होगा ये देख लिया। अब हम लोग देखते हैं भाई कि मैक्सिमम, अगर मेरे को मैक्सिमम इनपुट पावर देखना है कि कितना मैक्सिमम इनपुट पावर ये लेगा या फिर कितना मैक्सिमम एक्टिव पावर आउटपुट देगा, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अब कैलकुलेशन करते हैं फर्दर। तो देखिए ये तो हो गया हम लोग का तो यहां से हम लोग का अब स्टार्ट होगा मैक्सिमम पावर कंडीशन। ठीक है, जैसे जनरेटर के लिए देखा वैसे ही हम लोग मोटर के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पे मोटर की बात कर रहे हैं। तो मोटर में हम लोग को पता है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ आउटपुट एक्टिव पावर के ऊपर ही फोकस करते हैं, क्योंकि हम लोग देखना चाहते हैं कितना ये अंदर में मैक्सिमम एक्टिव पावर ले सकता है। ठीक है, और उसको फिर क्या करेगा, वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करे। तो इनपुट देखना कोई मतलब नहीं है, इनपुट से क्या मतलब भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज डिफॉल्ट में समझिए, मोटर और जनरेटर के इसमें एक चीज डिफॉल्ट में समझिए। जनरेटर क्या करता है भाई, ये पावर देता है, ठीक है, यानी ये सप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये है सोर्स जो कि सप्लाई करेगा, और ये क्या है, लोड जो कि एब्जॉर्ब करेगा या फिर ये कंज्यूम करेगा। तो भाई जब जनरेटर की बात होगी तो हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कितना ये आउटपुट में एक्टिव पावर दे रहा है, इसलिए जनरेटर के लिए हम लोगों ने आउटपुट निकाला एक तरीके से। और मोटर में भी देखें तो मोटर में भाई आउटपुट क्या मिल रहा है, जो भी पावर खींच रहा है उससे वो आउटपुट क्या दे रहा है, मैकेनिकल पावर। अभी मैकेनिकल पावर बनाने के लिए क्या हम लोग को चाहिए कि मोटर के अंदर कितना एक तरीके से एक्टिव पावर आ रहा है, और कितना एक्टिव पावर आ रहा है, यहाँ पे कितना एक्टिव पावर आ रहा है, ये मेरा मोटर है एक तरीके से, यहाँ पे कितना एक्टिव पावर आ रहा है कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आउटपुट साइड में, ठीक है, इनपुट हुआ इसका आउटपुट हुआ, यहाँ पे एक तरीके से कितना मेरे को एक्टिव पावर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यही पावर क्या होगा आपका मैकेनिकल पावर में, या फिर कहीं इसी को हम लोग डेवलप पावर बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट होगा। तो दोनों के लिए हम लोग को आउटपुट पे ही एक तरीके से फोकस करना है। तो हम लोग यही बात कर रहे हैं कि आउटपुट में मैक्सिमम पावर का कंडीशन हो सकता है। तो टॉपिक डाल दिया कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, और मैक्सिमम में भी कौन सा हम लोग
यहाँ पे आउटपुट पावर की बात कर रहे हैं अभी। तो हम लोग का सबसे पहले जनरल इक्वेशन क्या था मोटर के लिए, जो आउटपुट पावर आया था, बुक को थोड़ा हाथ में ले लेते हैं, इजी होगा। देखिए मोटर के लिए जो एक्टिव आउटपुट पावर था भाई, ये था EF इंटू VT अपॉन ZS साइन डेल्टा प्लस अल्फा जेड माइनस EF स्क्वायर अपॉन RA, सॉरी यहाँ पे इंटू RA अपॉन ZS स्क्वायर, ये था। अब हम लोग को सबसे पहले कंडीशन देखना है। तो मैक्सिमम पावर चाहिए तो सीधी सी वैसे क्या करना, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और मैक्सिमम कंडीशन फाइंड आउट करने का हमने क्या किया है, EF VT एंड ZS को कांस्टेंट माना हुआ, ये रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। VT EF एंड ZS कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चे क्या, सिर्फ इसमें डेल्टा वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। यानी लोड एंगल को वेरी करने से आपका क्या होगा, एक ऐसा डेल्टा का वैल्यू होगा जिस पर आपको मैक्सिमम आउटपुट पावर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, और ये मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको डिफरेंशिएट करो, मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है। तो इसका यहाँ पे वैल्यू पुट कर डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए ये तो कांस्टेंट वैल्यू डेल्टा पे डिपेंड है, 0 हो जाएगा, ऐसा डिफरेंशिएट। अब इसको करते हैं, तो EF VT अपॉन ZS, ये कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा। अब साइन का अगर आप डिफरेंशिएट करें तो कॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा प्लस अल्फा जेड, और ये मस्ट बी इक्वल टू क्या होना, 0 होना चाहिए। तो ये दोनों टर्म को उधर मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ओवरऑल 0 मिलेगा। तो ओवरऑल क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचेगा कॉस डेल्टा प्लस अल्फा जेड मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप डेल्टा प्लस अल्फा जेड रहने देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 0। कॉस इनवर्स 0 का वैल्यू 90 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा डेल्टा प्लस अल्फा जेड इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग का डेल्टा का वैल्यू कितना आ रहा है, 90 माइनस अल्फा जेड, ठीक है। तो अगर आप डेल्टा का वैल्यू 90 माइनस अल्फा जेड वो पुराने वाले केस में जो एंगल था भाई, ठीक है, इतना रखेंगे तो ओवरऑल क्या हो, यहाँ पे मैक्सिमम पावर एक तरीके से मिल जाएगा आपको। अब मैक्सिमम पावर जो आएगा सब मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये मेरा जनरल केस था, जनरल इक्वेशन था एक्टिव पावर का। इसमें हम लोग डेल्टा के लिए क्या पुट कर दे, 90 माइनस अल्फा पुट कर देता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, EF VT अपॉन ZS, यहाँ पे देखिए डेल्टा का वैल्यू पुट कीजिएगा 90, ये हो जाएगा साइन डेल्टा क्या 90 माइनस अल्फा जेड, और प्लस यहाँ पे क्या है एक और अल्फा जेड। तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा जेड खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बचे क्या, सिर्फ और सिर्फ EF इंटू VT अपॉन ZS, और ये हो जाएगा आपका साइन 90 यानी 1 के बराबर होगा। बाकी इधर क्या है आपका, वैसे का वैसे ही रहेगा, EF स्क्वायर अपॉन ZS स्क्वायर इंटू RA। ये हो गया आपका मैक्सिमम एक्टिव पावर आउटपुट में जो देखने को मिल रहा है, किसके लिए, मोटर के लिए। यही चीज आपका यहाँ पे निकाला गया है, EF इंटू VT अपॉन ZS माइनस EF स्क्वायर अपॉन ZS इंटू ZS स्क्वायर इंटू RA। क्लियर हो गया। अब भाई इसके लिए हम लोग फेजर डायग्राम बनाते हैं। अब अगर आप इसका फेजर डायग्राम यहाँ पे देखें, किसके लिए, मैक्सिमम पावर कंडीशन के लिए। पहले क्या हो रहा था, जनरल केस में ये मोटर काम कर रहा था। अब हम लोगों ने क्या किया, डेल्टा का वैल्यू को एडजस्ट किया। कितना एडजस्ट किया, 90 माइनस अल्फा जेड, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, मैक्सिमम एक्टिव पावर आउटपुट में देने लग गया। अब इसमें फेजर क्या होगा, फेजर की बात करते हैं। तो ये सब हम लोग मिटा देते हैं। तो अब हम लोग फिर से, क्योंकि भाई केस बदल गया ना, मोटर अब दूसरे तरीके से वर्क कर रहा है। फेजर किसके लिए, व्हेन डेल्टा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा जेड। तो आपको पता है डेल्टा किसके बीच का एंगल होता है, VT एंड EF। लेकिन भाई ये मोटर है, तो मोटर में मैंने आपको डिफॉल्ट में बताया EF क्या होता है, VT से पीछे होता है, कहीं VT आगे होगा EF से, ओके। तो देखिए बुक के साथ डायरेक्ट सिंक्रोनाइज होते हैं भाई, बताने का कोई मतलब ये बनता है यहाँ पे, या फिर जनरेटर वाला पड़ गया ना, उसको आप रेफरेंस लेके चलिए। यहाँ पे देखेंगे अगर ये बी वाला जो है मोटर के लिए बनाया गया है, ठीक है, कब, जब मोटर मेरा एक्टिव पावर, मैक्सिमम एक्टिव पावर दे रहा है आउटपुट में। तो भाई सबसे पहले ये देखिए मेरा जनरेटर, सॉरी मोटर इस डायरेक्शन में घूम रहा है, देख रहा है VT आगे आ गया, EF मेरा पीछे चला गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी इस बार VT मेरा लीड कर रहा है EF से, कितने एंगल से, डेल्टा एंगल से, ठीक है। और होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जो दिखाया है ना यहाँ पे, ये VT किस पे दिखाया, एंगल डेल्टा पे, और EF किस पे दिखा है, एंगल 0 पे। तो इसको हम लोगों ने रेफरेंस मान लिया, तो उससे आपका, और ये जो एंगल होगा ये 90 के बराबर नहीं होना चाहिए, 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा ऐसे झुकाव करके दिखाया गया। ये एंगल पूरा क्या है, मैक्सिमम, जो डेल्टा बोल रहे थे, डेल्टा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 माइनस अल्फा जेड। क्लियर हुआ।
और इसको हम लोग और लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आया ना डेल्टा का वैल्यू 90 माइनस अल्फा जेड। तो हम लोग को भाई पता है पुराने वाले केस से कि अल्फा जेड प्लस थीटा जेड इक्वल टू क्या होता है 90 होता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अल्फा जेड का वैल्यू निकाले, क्या हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, यानी एक तो ये वैल्यू हुआ, दूसरा वैल्यू क्या हो सकता है 90 माइनस अल्फा जेड के क्या डाल देंगे, ये हो जाएगा अल्फा जेड का वैल्यू लिखते हैं 90 माइनस थीटा जेड। तो क्या हो जाए आपका 90 माइनस 90 प्लस थीटा जेड। तो ओवरऑल 90 खत्म हो, यानी डेल्टा इक्वल टू थीटा जेड भी आप वैल्यू लिख सकते हैं। भाई जनरेटर मोटर के लिए वही सब केस सेम है यार, इसलिए यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, डेल्टा इक्वल टू थीटा जेड के इक्वलेंट होगा ये वाला एंगल। ओके, तो सबसे पहले समझिए VT को हम लोगों ने आगे दिखा दिया, EF को ऐसे दिखा दिया, इनके बीच का एंगल जो है डेल्टा इक्वल टू थीटा जेड है। अब देखिए भाई हम लोग को पता है, हम लोग को VT तक जाना है, तो क्या करेंगे, देखिए ये VT है, ये मेरा EF है, तो ये जो एंगल होगा भाई ये क्या होगा, हमेशा ऑलवेज IA इंटू ZS होगा। तो अगर आपने IA इंटू ZS ऐसे दिखाया, सबसे पहले EF और VT को लोकेट किया आपने, क्यों लोकेट किया, कैसे लोकेट किया, कहाँ से आपके पास डाटा आ रहा है, तो डेल्टा बता रहा है भाई कि डेल्टा क्या है 90 माइनस अल्फा जेड है, 90 से छोटा होगा। तो VT को ऐसे दिखाया तो EF इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसका एंगल क्या है एक तरीके से 90 माइनस अल्फा जेड। तो भाई ये जो टर्म होगा EF से जो VT तक जाएगा ये क्या होगा, IA इंटू ZS होगा। तो अगर आपने IA इंटू ZS इस डायरेक्शन में दिखाया तो करंट आपको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा, तभी क्या होगा EF प्लस IR AC के फेज में, और यहां से फिर 90 डिग्री जाएगा IA इंटू XS, तभी तो सेटिस्फाई करेगा ये फेजर, समझे। लास्ट वाला सेशन बताया था, IA इधर आ गया। अब देखिए, और ये जो इम्पीडेंस ट्रायंगल बना है क्या हो जाएगा आपका थीटा जेड हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और ये आपका अल्फा जेड हो जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बस समझना है भाई कि जब मेरा मोटर आउटपुट में मैक्सिमम एक्टिव पावर दे रहा है, तो अभी यहाँ पे आप करंट को देखिए, करंट क्या हो रहा है, ये मेरा VT है। हमेशा जो टर्मिनल वोल्टेज है भाई उससे देखा जाता है, VT और IA के बीच में एंगल क्या है थीटा, और क्योंकि पूरा मशीन इस डायरेक्शन में घूम रहा है, इसका मतलब क्या, VT मेरा लीड कर रहा है IA से कितना, थीटा डिग्री से। अभी कहिए VT से करंट मेरा लैग कर रहा है कितना, थीटा डिग्री से। और वही जनरेटर की बात करो, जनरेटर में क्या होता है, EF से देखा, EF आगे होता है, VT मेरा पीछे होता है। तो देखें VT से देखिए आप भाई, VT से मेरा करंट क्या हो रहा है, थीटा डिग्री आगे है, यानी लीड कर रहा है, समझे। तो यहाँ पे लीडिंग केस था और यहाँ पे क्या हो गया, ये लैगिंग केस आ गया। तो वही है, जनरेटर का जस्ट उल्टा होता है मोटर के लिए। ओके, तो ये आपका लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा था, तो ये आपका लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा सेम केस में। ये भी मैक्सिमम एक्टिव पावर आउटपुट में दे रहा है और ये भी आपका मैक्सिमम एक्टिव पावर आउटपुट में दे रहा है। क्लियर। अब इसके लिए अगेन पावर फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर फैक्टर के लिए क्या करेंगे, हम लोगों को पता है पावर फैक्टर इक्वल टू होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो भाई कॉस थीटा, थीटा कौन सा है, थीटा कहाँ है भाई, ये करंट और वोल्टेज, ये वाला एंगल कॉस थीटा, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं निकलेगा, इसके लिए हम थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए ये जो EF है इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया, ये मैंने आगे खींच दिया, ये IR है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है भाई। ये वाला एंगल, यहाँ पे जो एंगल होगा वही एंगल क्या होगा, यहाँ पे भी होगा। अब मेरे को देखना है ये एंगल क्या होगा। तो देखिए टोटल एंगल जो है, ये पूरा एंगल कितना है, डेल्टा या फिर कहिए थीटा जेड। इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल कितना है, ये करंट है, ये VT है, वोल्टेज तो थीटा है ना। तो इस पूरे एंगल में से अगर मैं थीटा घटा दूं, ठीक है, यानी डेल्टा माइनस थीटा जेड कर दूं, तो भाई ये वाला एंगल मिल जाएगा मेरे को। ये वाला कलर थोड़ा चेंज करता है, अगेन क्लियर हो रहा है, ये वाला एंगल आ जाए। तो ये वाला एंगल क्या होगा, या तो आप डेल्टा माइनस थीटा जेड लिखिए, या फिर कहिए क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है तो क्या हो जाएगा, थीटा जेड माइनस डेल्टा लिखिए। यहाँ पे डेल्टा भाई, डेल्टा थीटा जेड नहीं, ठीक है। तो वही लिखा डेल्टा माइनस थीटा, या फिर थीटा जेड माइनस डेल्टा। तो ये एंगल इतना है, तो यही क्या है, ये VT ऐसे जा रहा है, सॉरी EF ऐसे जा रहा है और IA ऐसे जा रहा है, तो ये एंगल यहाँ पे भी होगा। तो थीटा जेड माइनस डेल्टा, या फिर कहिए इसी को हम लोग लेगा डेल्टा माइनस थीटा। क्लियर हो गया। तो ये एंगल पता चल गया, ये एंगल थीटा जेड है, तो ये मेरा निकल जाएगा। क्या करेंगे, टोटल एंगल 180 में से इतना एंगल माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना है आपका थीटा, या फिर डेल्टा माइनस थीटा प्लस ये वाला एंगल थीटा जेड, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ये पता है, ये पता है, तो ये निकल जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में आते हैं भाई, ठीक है। ये वाला सॉल्व कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको कितना आएगा, देखिए सॉल्व कर दे रहा हूँ।
एक्स की बात हो रही है, ये हो जाएगा 180 माइनस डेल्टा, हाँ माइनस में प्लस थीटा, प्लस माइनस माइनस थीटा जेड, ये आया। और इसमें कुछ कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। तो भाई यहाँ पे देखिए ना, ये वाला जो डेल्टा माइनस थीटा लिखा है ना, डेल्टा माइनस, इसकी जगह थीटा जेड माइनस डेल्टा डाल देते हैं। ओहो पूरा मिट गया यार, कोई नहीं। देखिए यहाँ पे इसके जगह थीटा जेड डाल देता हूँ, थीटा जेड माइनस थीटा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ब्रैकेट तोड़ते हैं 180 माइनस थीटा जेड प्लस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस थीटा जेड। ओके, अब हम लोग को ये वाला वैल्यू चाहिए, इसको वाई मान लेते हैं, बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। आगे आते हैं थोड़ा सा न्यू पेज पे, सब चीज़ किया हुआ आपके बुक में, और ऑलरेडी मैं भाई इतना हिंट दे रहा हूँ तो आपसे ये बन जाना चाहिए। एक मिनट, 2-3 पेज खोलते हैं एक ही बार में, जो होगा हम लोग को मिल जाएगा। ये यूजलेस है, इसको हटाते हैं अभी। ठीक है, इसका नीड है हम लोग को, ये फेजर डायग्राम चाहिए, और उसका कोई नीड नहीं है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे आपका कैलकुलेशन, जैसे जनरेटर में हम लोग निकाला था ना कॉस थीटा, ये पूरा जनरेटर के लिए, यहाँ पे आपका मोटर के लिए चल रहा है। तो भाई मोटर के लिए ये वाला एंगल लेके चला जा रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल चल रहा है, यानी कॉस यहाँ पे क्या है थीटा जेड माइनस थीटा। तो अगर मेरे को थीटा जेड का वैल्यू पता है, थीटा जेड का इम्पीडेंस एंगल ये ऑलरेडी पता होगा हम लोग को, ठीक है, तो ये पता है, तो वो इसका वैल्यू पुट करके हम यहाँ से कॉस का भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है, इसका वैल्यू क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस थीटा जेड का, सॉरी थीटा जेड माइनस थीटा का वैल्यू क्या आएगा। तो हम लोग पता है ये एंगल निकालना, ये एंगल क्या होगा, इसको वाई माना मैंने, तो वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल क्या हो सकता है डेल्टा, या फिर कहिए थीटा जेड, थीटा जेड लेके चलते हैं, ठीक है। तो टोटल समझिए ना, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ठीक है, कितना होगा 180 के बराबर, y प्लस एक्स प्लस डेल्टा मस्ट बी इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस एक्स माइनस डेल्टा। तो 180 माइनस एक्स का वैल्यू भी जस्ट निकाला हम लोगों ने, एक्स का वैल्यू क्या आया भाई, ये आया 180 में से घटाएंगे किसको, थीटा जेड माइनस थीटा, ठीक है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल थीटा जेड, ठीक है, यानी टोटल 180 में से इतना एंगल जोड़ के घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा जेड माइनस माइनस प्लस थीटा प्लस माइनस माइनस थीटा जेड, ठीक है, ये वैल्यू डालते हैं यहाँ पे 180, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो x का वैल्यू डालते हैं 180 माइनस थीटा जेड प्लस थीटा माइनस थीटा जेड, ओके। और इस डेल्टा की जगह, क्योंकि डेल्टा इक्वल टू थीटा जेड के बराबर, तो थीटा जेड ही लिखते हैं, माइनस यहाँ पे थीटा जेड। कलर थोड़ा और डार्क करते हैं, मे भी आपको दिखाई ना दे। तो ओवरऑल देखिए 180 ब्रैकेट तोड़ते हैं, माइनस 180 माइनस माइनस प्लस थीटा जेड प्लस माइनस माइनस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा जेड, और ये हो जाएगा माइनस थीटा जेड, ओके। 180 खत्म हो जाएगा, थीटा जेड खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा थीटा जेड माइनस थीटा, यही तो आया आपका एंगल थीटा जेड माइनस थीटा। क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे कॉस ये वाला एंगल ले रहे हैं भाई, थीटा जेड माइनस थीटा। तो ये अगर आप लेंगे तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो भाई इस एंगल को अगर आप कंसिडर करेंगे तो इसमें
ये एंगल लेके चल रहा है तो ये बेस हो जाएगा, ये वाला हाइपोटेनस हो जाएगा और ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग बेस चाहिए भाई, तो बेस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बोलिए, AC मतलब पूरा लेंथ। ओके, इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं भाई, इस वाले ट्रायंगल में। ओके ना, ट्रायंगल क्या, CBD। तो मेरे को ये वाला लेंथ चाहिए, बेस हो जाएगा इसका। तो क्या अगर AC में से अगर AD को घटा दें, इस पूरे लेंथ में से इस छोटे वाले लेंथ को अगर घटा दें AD को, तो हम लोग को बेस मिल जाएगा। और हाइपोटेनस क्या है मेरा, हाइपोटेनस जो है BC के बराबर है, BC के बराबर है। ओके, यही किया यहाँ पे। ठीक है, सही है। अब देखिए हम लोग AC चाहिए भाई। AC मतलब क्या, पूरा लेंथ। पूरा लेंथ क्या होगा यहाँ पे, AC क्या है, ये पूरा लेंथ VT है, VT। ये पूरा लेंथ क्या है, VT है ना, यहाँ पे देख रहे हैं VT लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा, VT माइनस AD चाहिए मेरे को, AD। ठीक है, ये वाला छोटा वाला लेंथ। तो इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं AD के लिए। ओके, तो हम लोग को ये पता है इस छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला जो एंगल है कितना है, थीटा जेड है, या फिर डेल्टा है। तो ये एंगल ले रहे थे, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, ये वाला डॉटेड लाइन। तो हम लोग यहाँ पे ये वाला चाहिए, बेस चाहिए, तो कॉस थीटा लगाता है, कॉस थीटा जेड इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, H इंटू कॉस थीटा जेड। H की जगह क्या लिखूँ, हाइपोटेनस क्या है इसमें आपका, ये है EF कॉस थीटा जेड। यहाँ पर डाल देता है वैल्यू। और BC क्या है भाई, BC मेरा ये वाला वैल्यू है, IA इंटू ZS। क्लियर हुआ। अब देखिए हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा जेड का वैल्यू डालते हैं। कॉस थीटा जेड, यहाँ पे भी एंगल क्या था, थीटा जेड। तो इस ट्रायंगल में चलेंगे तो थीटा जेड का वैल्यू क्या आएगा बताइए, इम्पीडेंस ट्रायंगल में अगर चलेंगे तो कॉस थीटा जेड का वैल्यू क्या आएगा, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ये हो गया आपका बेस। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस आपका IR है, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, IA इंटू ZS। खत्म हो जाएगा। यानी इसके जगह हम लोग पुट कर सकते हैं RA अपॉन ZS, RA अपॉन ZS। तो पहले ऊपर वाले टर्म में LCM लेके सॉल्व करते हैं भाई। ZS यहाँ पे हो जाएगा VT इंटू ZS माइनस ये क्या हो जाएगा, EF इंटू RA, और नीचे में IA इंटू ZS है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा IA इंटू ZS। तो क्या हो जाएगा आपका VT इंटू ZS माइनस EF इंटू RA अपॉन ZS स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका IA। क्लियर हुआ। तो यही चीज़ आपके यहाँ पे किया हुआ है, कॉस थीटा जेड माइनस थीटा VT इंटू ZS माइनस EF इंटू RA अपॉन IA इंटू ZS स्क्वायर, जहाँ पे ZS का वैल्यू पता होगा आपको। ठीक है, EF VT का वैल्यू पता होगा तो यहाँ से हम लोग, और Z थीटा का वैल्यू पता हो तो यहाँ से कॉस थीटा निकल जाएगा। और ये हम लोग को पता है IA इंटू ZS का जो वैल्यू होता है ये इतने के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ से ZS पता है, ये पता है, VT पता है, ये सब पता है, तो और यहाँ से IA भी निकल जाएगा मोटर के केस में भी। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया। उसी तरीके से भाई सेम मैक्सिमम इनपुट पावर एक तरीके से क्या कंडीशन होगा, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इनपुट पावर जो है मोटर या फिर जनरेटर के लिए मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये कंडीशन आया, दोनों के लिए सेम कंडीशन आएगा भाई। ठीक है, उसके बाद ये वाला वैल्यू हम लोग इसके जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे, देखते हैं कितना आता है। तो मोटर के केस में आपका जो मैक्सिमम इनपुट पावर आएगा ये इतने के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा वैल्यू कितना आया, 90 प्लस अल्फा जेड। ठीक है, और मोटर का इनपुट क्या था, इनपुट एक्टिव पावर क्या है, ये भाई आपका इनपुट एक्टिव पावर देखना, ये आपका EF इंटू VT अपॉन ZS, ये साइन डेल्टा माइनस अल्फा जेड प्लस VT स्क्वायर इंटू RA अपॉन ZS स्क्वायर, ये है आपका वैल्यू। तो डेल्टा के जगह क्या पुट कर देंगे, 90 प्लस अल्फा जेड, तो यहाँ पे पुट करेंगे अगर 90 प्लस अल्फा जेड, और पहले से माइनस अल्फा जेड है तो ये खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या, साइन 90, तो साइन 90 1 के बराबर हो जाएगा। तो बचा क्या, EF इंटू VT अपॉन ZS माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस है, प्लस क्या हो जाएगा, VT स्क्वायर इंटू RA अपॉन
ZS। क्लियर हो गया। इसके लिए फिर अगेन फेजर डायग्राम बना सकते हैं आप। यहाँ पे आप देख रहे हैं डेल्टा का जो वैल्यू है यानी VT और EF के बीच में जो एंगल होगा इसमें 90 से बड़ा होगा। 90 से बड़ा होगा इसका मतलब क्या, यहाँ पे आ जाइए, 90 से बड़ा होगा इसका मतलब क्या भाई, ये VT हो गया तो EF यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच का एंगल देख रहा है 90 से बड़ा दिखाया गया है, ओके। और ये EF है तो IR, सीधी सी बात है। सबसे पहले EF और VT को लोकेट करना है आपको। EF VT को आपने ऐसे लोकेट कर दिया, ये हो गया EF, ये हो गया हमारा VT। तो भाई जो IA इंटू ZS होगा ये ऐसे आएगा, तो ये ऐसे आएगा तो करंट को आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तभी इसके पैरेलल में IR है और यहाँ से परपेंडिकुलर दिखाएंगे, ये हो जाएगा IA इंटू X, ठीक है। तो इस तरीके आपका फेजर डायग्राम बनेगा। और इस समय भी देख रहे हैं जब ये मैक्सिमम इनपुट पावर ले रहा होगा, तो यहाँ पे भी देख रहे भाई VT से मेरा करंट क्या है, थीटा डिग्री पीछे लैग कर रहा है, ठीक है। यानी अगेन लैगिंग पावर फैक्टर, यानी मैक्सिमम कंडीशन रहेगा तो भाई दोनों में लैगिंग रहेगा ना, समझे। फिर चाहे आउटपुट पे देखें या फिर इनपुट पे देखें। तो भाई उसके बाद फिर यहाँ पे अगेन इसका पावर फैक्टर निकाल कैलकुलेशन किया होता है, इसका कोई मतलब नहीं भाई। यहाँ पे समझिए, ऊपर वाला मैंने जनरेटर के लिए समझा दिया था, अब आता है मोटर के लिए समझिए। मोटर के लिए अब हम फेजर डायग्राम देखते हैं। मोटर के लिए आपका कैसा फेजर डायग्राम बनेगा, लीडिंग, यूनिटी और लैगिंग के लिए। देखिए भाई हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यूनिटी के लिए देखते हैं। तो मोटर का जो सर्किट डायग्राम है, ठीक है। अब अगेन हम लोग जनरल केस पे आ रहे हैं। RA हो गया, एक्सेस हो गया, ये मेरा EF हो गया और ये मेरा भाई VT हो गया। इधर से मेरा IA जाएगा। सबसे पहले यूनिटी पावर फैक्टर पे देखते हैं। तो हम लोग को पहले KVL लिखना भाई, ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। VT माइनस IRA माइनस JIA एक्सेस माइनस EF मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से VT निकाल सकते हैं आप और यहाँ से आप EF निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। VT लिखना हो तो VT इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब उधर भेज देंगे, यानी हो जाएगा EF प्लस IRA प्लस JIA एक्सेस। और वही अगर आपको EF चाहिए तो EF को उधर सिर्फ भेज देंगे तो बाकी सब इधर बचेगा, यानी VT माइनस IRA माइनस JIA एक्सेस, ठीक है। तो इससे लेके चलिए या फिर इससे लेके चलिए, फेजर डायग्राम आप कैसे भी बना सकते हैं। तो हम लोग भाई क्योंकि हम लोग फेजर डायग्राम बना रहे हैं तो वोल्टेज से ही हम लोग को पता चलता है ना, करंट लीड करेगा लैग करेगा। तो वोल्टेज को मैं पहले दिखा रहा हूँ। ये मान लेते भाई आपका VT है, तो पहले यूनिटी पावर फैक्टर के लिए दिखा रहा हूँ। तो जो करंट होगा ये इसी के फेज में होगा, ठीक है। ये मान लेते मेरा IA है। तो भाई VT को तो मैंने दिखा दिया यहाँ पे, अब मेरे को सिर्फ EF दिखाना होगा। VT ऑलरेडी लोकेट कर दिया, EF दिखाना है तो EF वाला यानी EF देखना है तो ये वाला है। तो VT में से सबसे पहले IRA घटाना होगा। तो IA ऊपर है तो भाई माइनस लगेगा, घटाना था तो क्या नीचे आना पड़ेगा। अगर भाई प्लस होता तो ऊपर जाते, समझ रहे हैं इस चीज को। तो VT ये है तो VT में से घटाना है यानी नीचे आएंगे। ये मान लेते हैं मेरा IRA है, ओके। अब फिर से माइनस IA इंटू एक्सेस करना है। तो फिर से समझिए, पहले समझिए, इधर बनाता हूं भाई। जैसे अगर VT प्लस IARA होता, IAC के फेज में था भाई, IAC के फेज में था, तो प्लस IARA होता अगर यहाँ पे तो हम लोग ऊपर जाते हैं IA इंटू RA। और अगर प्लस IA इंटू J एक्सेस होता तो इससे 90 डिग्री लीड करता, इधर आते हम लोग, ठीक है। तब जाके मेरे को क्या मिलता, EF मिलता, जो कि जनरेटर वाला केस होता है। क्योंकि जनरेटर में भाई क्या होता है आपका, जनरेटर में इधर मेरा EF होता है, इधर मेरा VT होता है। देखिए यहाँ पे समझाता हूँ। जनरेटर के लिए इधर EF है तो EF में से IARA माइनस JIA एक्सेस माइनस VT मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मेरे को EF चाहिए तो EF इक्वल टू क्या हो जाएगा, VT सबको भेज देगा उधर, VT प्लस IARA प्लस JIA एक्सेस। क्लियर हो रहा है भाई। तो VT प्लस IARA प्लस JIA एक्सेस, तब जाके क्या मिलेगा, EF मिलेगा। लेकिन भाई हम लोग तो मोटर पे काम कर रहे हैं, तो मोटर में हम लोग को याद था इस सर्किट में, देखिए जनरेटर में अगर करंट इधर भाग रहा है तो मोटर केस में जस्ट अपोजिट जा रहा था, याद होगा आपको, समझ रहे हैं बात को। तो भाई इसीलिए करंट अगर आपने इधर दिखाया तो उसका ड्रॉप किधर देखना पड़ेगा, अपोजिट, नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो अब समझिए, इसको रहने देते हैं, इसी को हम लोग रेफरेंस लेके चलेंगे। तो VT तो ये था मेरा पूरा पर्पल लाइन,
में से ये घटा दिया, आई आर ए ड्रॉप नीचे कर दिया। अब माइनस आई इंटू एक्सेस, तो ये मेरा क्या था प्लस आई इंटू एक्सेस, तो माइनस क्या होगा ऐसे होगा, तो ये हो जाएगा आई आर ए माइनस आई आर ए और माइनस आई एक्सेस, तो जस्ट अपोजिट और नीचे ऐसे, समझे। तो ये हो जाएगा आपका आई इंटू एक्सेस। तो ओवरली क्या हो जाएगा आपका ई एफ, और आप देख रहे हैं ई एफ मेरा क्या हो गया ऑटोमेटिक वीटी से पीछे आ गया, और ई एफ वीटी के बीच में क्या हो गया एंगल डेल्टा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से भाई आपको सोचना है। फेजर डायग्राम भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कंफ्यूज हो गए तो सिंक्रोनस मशीन समझ में नहीं आएगा आपको। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग के बुक में क्या लिखा हुआ रिलेशन, बुक के रिलेशन को समझना नहीं, क्या है ई एफ कॉस डेल्टा। तो भाई मेरे ये मेरा ई एफ है और हम लोग अभी इस ट्रायंगल में चलते हैं ए बी सी। तो ई एफ कॉस डेल्टा क्या है, डेल्टा ले लिया, इसका मतलब क्या है, ये एंगल ले लिया हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ई एफ कॉस डेल्टा मतलब क्या, ये बेस, ठीक है। कॉस लगाते जब भी ना, कॉस लग गया इसका मतलब क्या है, सीधे ये वाला फॉर्मूला लेके नहीं समझ में आता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ से हम लोग को भाई बेस चाहिए, तो बेस इक्वल टू क्या हो जाए एच इंटू कॉस डेल्टा, और कॉस है क्या, सॉरी एच है क्या यहाँ पे, एच है क्या, एच ये वाला ई एफ, तो ई एफ कॉस डेल्टा, ठीक है। तो ये वाला लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बुक में जो लिखा हुआ है इस वाले लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी ई एफ कॉस डेल्टा यानी ये पूरा लेंथ ए सी लेंथ में से फर्स्ट यूनिटी पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं ना, ये यूनिटी है, तो यूनिटी पावर फैक्टर के लिए क्या बोला है, इस वाले लेंथ से यानी इस टोटल लेंथ से अगर आप आई आर ए माइनस करते हैं, ये लेंथ अगर आप माइनस करते हैं भाई, ठीक है, मेरा टोटल लेंथ था, इसमें से इतना लेंथ और घटा दीजिए। इतना लेंथ और घटाने का मतलब क्या भाई, ऐसे समझिए, ये मेरा टोटल लेंथ है, इसमें से क्या बोल रहा है इतना लेंथ और घटाइए, तो इतना लेंथ ये मेरा मान लेते इतना घट गया, यानी डिक्रीज हो गया, तो बचा कितना, सिर्फ और सिर्फ इतना ही ना लेंथ बचा, ठीक है। यानी इतना लेंथ अगर घट जाएगा तो मेरे पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ इतना ही ना लेंथ बचा भाई, समझ रहे बात को। और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यार, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इक्वल टू हम लोग को ज़्यादा था, रुक जाइए एक मिनट, वीटी को यहाँ पर रेफरेंस लेके चलेंगे, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, एक मिनट भाई, एक मिनट, फेजर डायग्राम तक हम लोग सही जा रहे हैं, इसको यहाँ पे एक्सटेंड थोड़ा सा करना पड़ेगा, वीटी तक एक्सटेंड करके जाना पड़ेगा। देखिए इसको आप एक्सटेंड कीजिए, इस तरीके से एक्सटेंड कर दीजिए, और ये ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं। तो भाई यहाँ पे सब चीज़ सही था यार, हम लोग जनरेटर वाला केस देख रहे थे, ये वाला केस देख रहे थे, हम लोग को ये नीचे वाला देखना है ना, इसलिए दिक्कत हो रहा था, यही सब होता है, थोड़ा सा भी इधर उधर गया ना ध्यान तो एरर आ जाता है। कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए हम लोग को भाई नीचे वाला देखना है, फेजर डायग्राम किसके लिए, सिंक्रोनस मोटर के लिए। तो यूनिटी पावर फैक्टर में क्या बोल रहा है, ई एफ कॉस डेल्टा प्लस लगा हुआ प्लस, तो ई एफ कॉस डेल्टा तो ये वाला लेंथ हो गया पूरा, ठीक है, ए सी के बराबर। अब प्लस अगर ये वाला लेंथ क्या है मेरा, ये लेंथ क्या है भाई आई आर है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें और आई आर ए जोड़ देते हैं तो भाई ये पूरा लेंथ कितने के बराबर आ गया, वीटी के बराबर आ गया कि नहीं आ गया बोलिए। तो ई एफ कॉस डेल्टा में अगर आई आर ए ड्रॉप जोड़ते हैं या फिर ये लेंथ जोड़ते हैं तो ये अगर वीटी के बराबर आ गया, और अपने केस में आ भी रहा, तो ये किसके बराबर होगा, यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा हो, फेजर में देख भी रहा है यूनिटी पावर फैक्टर में काम भी कर रहा है, वीटी और आई ए क्या एक तरीके से फेज में लगा हुआ है। तो इस तरीके से सोचना भाई। अब वही अगर हम लोग लैगिंग के लिए देखें तो लैगिंग के लिए भाई वीटी को अगेन रेफरेंस ले लीजिए, ये वीटी है, तो करंट मेरा क्या होगा, कुछ एंगल लैग करेगा, इस बार थीटा डिग्री हम लोगों ने पीछे दिखा दिया है। तो वीटी तो दिखा दिया, अब हम लोग ये दिखाना, तो वीटी में से माइनस करेंगे आई आर है, तो अगर प्लस होता, ठीक है, अगर प्लस होता, पहले यहाँ पे जनरेटर के लिए बना देता हूँ जिसमें प्लस होता है, ये मेरा वीटी था, अगर प्लस होता ये आई ए, ठीक है, तो प्लस होता तो भाई इसके फेज में आता है ऐसे आई आर ए, और प्लस जे आई एक्सेस होता तो इससे 90 डिग्री ऐसे जाता आई ए एक्सेस, और ये मेरा क्या होता ई एफ होता,
लेकिन हम लोग यहाँ पे मोटर की बात कर रहे हैं, तो मोटर पे क्या होगा, IRA ऐसे प्लस में जाता है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा लेंगे हम लोग, यानी इसके पैरेलल नीचे लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका IRA, ठीक है। ये IRA पॉजिटिव था, इसका हम लोगों ने इधर IRA नेगेटिव दिखाया है। ये I एक्सेस जैसे इसमें देखिए ना, पॉजिटिव तो IRA ऐसे जाता और यहाँ से प्लस में आता, तो इसका इस साइड में ये पॉजिटिव है एक तरीके से, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, जस्ट पॉजिटिव, तो माइनस IRA माइनस IA इंटू एक्सेस, तो ये क्या हो जाएगा आपका EF बनेगा। क्लियर हुआ। तो अभी हम लोग से और थोड़ा वाइडन बनाते हैं भाई, क्योंकि हम लोग को कैलकुलेशन भी तो करना है। ये हो गया मान लेते VT, करंट को थोड़ा और लैग करवा देता हूँ ताकि डायग्राम नीट एंड क्लीन हो। IRA यहाँ से 90 डिग्री, ये हो जाएगा EF, तो आप समझिए। और VT और I के बीच में एंगल है थीटा, और EF और इसके बीच में एंगल है डेल्टा। तो अभी भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस वाले ट्रायंगल में चल रहे हैं, यहाँ से इसको ऐसे हम लोग मैच कर देते हैं, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में चल रहा है। क्लियर हुआ। तो इस वाले ट्रायंगल का एंगल क्या है, अभी इस एंगल को हटा देते हैं यहाँ से, डेल्टा। तो भाई हम लोग ये डेल्टा ले रहे थे, ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे अगेन ये वाला लेंथ निकाल रहे हैं, नाम देते A है और ये B है, A भी लेंथ निकाल रहे थे। A भी लेंथ क्या होगा आपका EF cos डेल्टा, क्योंकि बेस है। ओके, अब ये तो मेरे को इतना लेंथ मिला भाई, ठीक है। लैगिंग के लिए क्या लिखा है इक्वेशन, EF cos डेल्टा प्लस IARA cos थीटा। IARA cos थीटा क्या है, देखिए ये मेरा IARA है, ठीक है। तो देखिए समझिए भाई, अगर ये पूरा VT गया है, VT से ये IA गया, एंगल कितना था, थीटा था। तो समझिए इस VT को अगर हम लोग एक्सटेंड कर दें ऐसे, और IARA अगर पॉजिटिव लेते हैं तो ये एंगल भी क्या होता है, ये मेरा VT एक्सटेंड किया हुआ है, ये IARA एक्सटेंड किया हुआ है जो कि इसके पैरेलल, तो ये एंगल भी क्या होता है, थीटा होता। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा ही होगा, समझे। तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा। तो भाई अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ट्रायंगल को ऐसे थोड़ा सा मर्ज कर दे रहा है, ऐसे मिक्स कर दे रहा है। तो मेरे को ये एंगल चाहिए, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये अगर एंगल थीटा है तो क्या हाइपोटेनस, ये मेरा बेस और ये मेरा परपेंडिकुलर, तो हम लोग बेस चाहिए। तो अगेन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, B/H। तो हम लोग को बेस चाहिए, तो बेस इक्वल क्या हो जाएगा, H इंटू कॉस थीटा। और H क्या है, H मेरा IARA इंटू कॉस थीटा, समझे। तो ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, IARA cos थीटा, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, EF cos डेल्टा में, EF cos डेल्टा मतलब ये पूरा लेंथ AB में अगर हम लोग इतना लेंथ और जोड़ दें, IARA cos थीटा और लेंथ अगर जोड़ दें, तो भाई इसमें और जोड़िए, उतना लेंथ और जोड़िए, इतना लेंथ मान लेते जोड़ दिया, तो हम लोग को भाई इतना ही मिला। क्या ये VT के बराबर है, तो भाई VT तो मेरा पूरा ये वाला है, VT तो मेरा ये पूरा लेंथ, इतना बड़ा VT है मेरा, और हम लोग को EF cos डेल्टा प्लस IARA cos थीटा जोड़ने पे सिर्फ ये वाला लेंथ मिल रहा है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, EF cos डेल्टा में अगर हम लोगों ने IARA cos थीटा जोड़ा है, तो भाई ये वाला लेंथ कितना है, सिर्फ इतना ही है। और VT इधर कितना है, VT मेरा इतना है, बड़ा है एक तरीके से इससे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ऐसे लगाएंगे, VT मेरा बड़ा है इसके मुकाबले, ठीक है। और जब ऐसा लिख रहे हैं EF cos डेल्टा प्लस IARA अगर VT से बड़ा, तो क्या है, लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा। और आप देख भी रहे लैगिंग पावर फैक्टर, VT से करंट मेरा लैग कर रहा है। क्लियर हो गया। अब आते हैं भाई हम लोग अपने लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। तो लीडिंग पावर फैक्टर के लिए अगेन हम लोग पहले जनरेटर के लिए देखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका VT, अगर मान लो प्लस IARA होता तो लीड करवा देता है पहले VT से करंट थीटा एंगल, तो IARA इधर जाता पॉजिटिव में, IARA प्लस यहाँ से 90 डिग्री IA इंटू एक्सेस, और ये क्या होता है आपका EF होता है। लेकिन भाई हम लोग को तो यहाँ पे सब माइनस में दिखाना है, तो ये हो गया मेरा VT, तो इससे करंट पहले लीड करवा देते हैं IA। अब IARA क्या होगा, ये ऐसे पॉजिटिव था तो इधर मेरा इसके पैरेलल IARA नेगेटिव वाला हो जाएगा। और अगर IA एक्सेस, IA ऐसे गया, IA एक्सेस ऐसे पॉजिटिव में है, ऐसे पॉजिटिव में भाई,
तो इधर क्या हो जाएगा आपका, इसका जस्ट अपोजिट आई एक्सेस जो कि नेगेटिव वाला होगा, और ये भी नेगेटिव वाला है। ओके, तो वी टी में से आई आ रहे माइनस ये करेंगे तो ओवरऑल हम लोग क्या मिलेगा, ई एफ मिलेगा। समझ गए? तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा सा और क्लीन तरीके से बनाते हैं भाई। आई आर ए के ड्रॉप को मैं थोड़ा छोटा दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। ये है मेरा वी टी, ये है मेरा आई ए, उसके जस्ट अपोजिट आई ए आर ए माइनस में है ये, और यहाँ से फिर 90 डिग्री माइनस आई ए इंटू एक्सेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये एफ होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग को ट्रायंगल बनाना है। इस लाइन को मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया। ये वी टी है, ये ई एफ है, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, डेल्टा होगा। तो अगेन हम लोग ये वाला लेंथ निकाल रहे हैं भाई पूरा। ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया तो ये बेस हो जाता है, बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई एफ कॉस डेल्टा। ठीक है, यानी ये पूरा लेंथ, ये वाला पूरा लेंथ। ओके, क्या बोल रहा है मैं, अगर हम लोग आई आर ए ड्रॉप जोड़े, आई आर ए ड्रॉप कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखिए आई आर ए, तो उसका एक्सटेंड करते हैं ये। ठीक है, तो हम लोग को आई आर ए कॉस थीटा चाहिए, आई आर ए कॉस, ये एंगल थीटा होगा भाई। ओके, ये थीटा था यहाँ पे, क्या हो जाएगा आपका, वी टी को एक्सटेंड कीजिए और आई आर इसी के लिए है तो इधर एंगल थीटा होगा, जस्ट अपोजिट भी थीटा ही होगा। तो ये जो लेंथ आएगा, ये वाला लेंथ, ये क्या हो जाएगा, आई आर ए कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर ई एफ कॉस डेल्टा में आई आर ए कॉस थीटा जोड़ रहा है, आई आर ए कॉस थीटा जोड़ रहा है, तो समझिए पहले ये पूरा लेंथ था ई एफ कॉस डेल्टा। ठीक है, यानी इधर ऐसे करता हूं, ये पूरा लेंथ है ई एफ कॉस डेल्टा। इसमें और क्या जोड़ना भाई, ये लेंथ और जोड़ना है, इसको और लेंथ बढ़ा देता है, इतना लेंथ और बढ़ा देते हैं, क्या हो गया, आई आर ए कॉस थीटा। इसको जोड़ रहा है तो मेरे को टोटल लेंथ कितना मिल रहा है, इतना लेंथ मिल रहा है, ये लेंथ मिल रहा है। ओके, तो भाई वी टी से कंपेयर करना है, वी टी क्या है, वी टी यही है, सिर्फ और सिर्फ यही है वी टी, मेरा इतना ही वी टी है। हाँ, तो इस बार क्या हुआ बताइए, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है ना, ये वाला लेंथ मेरा बड़ा है किससे, वी टी से। देख रहे हैं, वी टी से मेरा ये वाला लेंथ बड़ा है। तो ऐसा केस में क्या होगा, आपका लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया। क्लियर हो गया? इस तरीके से भाई आपको सोचना है। ये 3 पॉइंट जनरेटर के लिए, 3 पॉइंट मोटर के लिए। अब यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव पावर का फ्लो भाई। ठीक है, कि मोटर में रिएक्टिव पावर क्या होगा एक तरीके से। तो मोटर के लिए आप थोड़ा सा रिएक्टिव पावर के लिए बात करते हैं और यहीं पे आपका ये सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पावर फ्लो का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ओके, देखिए रिएक्टिव पावर भाई मोटर के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो पहले समझिए, क्योंकि रिएक्टिव पावर भी 2 तरीके निकालना होगा, एक आउटपुट एक इनपुट के लिए। तो भाई हम लोग समझिए, मोटर है मेरा, तो मोटर क्या कर रहा होगा, मोटर भाई रिएक्टिव पावर क्या कर रहा होगा, ले रहा होगा काम करने के लिए, है ना। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ कितना ये ले रहा है, कितना ये ऑब्जॉर्व कर रहा है, उसको एक तरीके से देखेंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग रिएक्टिव पावर इनपुट के लिए देखेंगे कि कितना ये सप्लाई, यानी बस बार से खींच रहा है रिएक्टिव पावर। ओके, तो रिएक्टिव पावर का जनरल एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, तो यही है, इधर मेरा वी टी एंगल डेल्टा था, शॉर्टकट में बता रहा हूँ भाई सबक, ये हो जाएगा डेल्टा और ये ई एफ एंगल 0। जो आई ए था मेरा, ये आई ए क्या था, ये था मेरा वी टी अपॉन जेड एस एंगल था मेरा, लिख लेते हैं ना, आई ए इक्वल टू वी टी एंगल डेल्टा माइनस ई एफ एंगल 0 अपॉन जेड एस इंटू एंगल थीटा। ठीक है, तो वी टी अपॉन जेड एस एंगल क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस थीटा जेड, माइनस ये हो जाएगा ई एफ अपॉन जेड एस और ये एंगल हो जाएगा आपका माइनस थीटा जेड। तो रिएक्टिव पावर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, रिएक्टिव पावर क्या होता है भाई बताइए, Q इक्वल टू क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू साइन थीटा। तो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, ओहो
इनपुट, ठीक है, इनपुट में देख रहे हैं इधर से कितना आ रहा है, Vrms इंटू करंट का फर्स्ट कंपोनेंट इंटू साइन थीटा, ये डेल्टा और ये माइनस इस पे है, ठीक है, तो माइनस डेल्टा यानी माइनस कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा सिर्फ थीटा जेड। ओके, माइनस इनपुट से देख रहे हैं तो अगेन वी टी इंटू ये वाला कंपोनेंट एफ अपॉन जेड एस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन डेल्टा है माइनस माइनस थीटा यानी डेल्टा प्लस थीटा जेड। क्लियर हो गया। अब इसमें थोड़ा चेंजिंग कर लेते हैं। साइन थीटा जेड है तो इम्पीडेंस ट्रायंगल लीजिए, फर्स्ट वाला केस लेके चल रहा है ये वाला, यहाँ पे थीटा जेड था यानी साइन थीटा जेड इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या था भाई उसमें, इधर आपका ये आ रहा था, ये आपका ये एक्सेस था, ठीक है, ये मेरा थीटा जेड था, परपेंडिकुलर है, और ये वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। याद कीजिए फर्स्ट वाला जो फेजर डायग्राम था, ठीक है, तो आइए एक्सेस अपॉन जेड एस यानी आइए जेड एस तो कट जाएगा, यानी इसका हम लोग एक्सेस अपॉन जेड एस लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वी टी स्क्वायर अपॉन जेड एस इंटू एक्सेस अपॉन जेड एस था तो जेड एस स्क्वायर हो जाएगा माइनस वी टी इंटू ई एफ अपॉन जेड एस, और ये क्या हो जाएगा, थीटा जेड क्या लिखता है, एक मिनट भाई, हेलो हेलो हेलो, देखिए हम लोग को पता था ना अल्फा जेड प्लस थीटा जेड 90 डिग्री के बराबर होगा, तो थीटा जेड यहाँ पे डाल देते हैं, क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा जेड, ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं, ये हो जाएगा साइन डेल्टा थीटा क्या लिखेगा 90 माइनस अल्फा जेड, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 आगे ले लेते हैं भाई, ठीक है, 90 प्लस डेल्टा माइनस थीटा जेड, ठीक है, तो 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, और साइन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है भाई, तो हो जाएगा कॉस डेल्टा माइनस अल्फा जेड, ठीक है, तो ओवरऑल इसका जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा कॉस डेल्टा माइनस अल्फा जेड। ओके, तो एक बार कंपेयर कर लेते हैं हम लोगों ने सही कैलकुलेशन किया है नहीं किया बुक के साथ। देखिए ये वाला नहीं था, देखिए भाई यहाँ पे रिएक्टिव पावर कैलकुलेशन चल रहा है मोटर के लिए, यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल 4 मोटर, ठीक है, इनपुट देख रहे हैं, इनपुट रिएक्टिव पावर कितना ले रहा है ये, तो कितना आया ये, ओवरऑल कैलकुलेशन करने में वी टी स्क्वायर इंटू एक्सेस अपॉन जेड एस, यहाँ पे मिक्स किए वी टी स्क्वायर अपॉन जेड एस स्क्वायर इंटू एक्सेस, यहाँ पे माइनस वी टी ई एफ, और ये हो जाएगा डेल्टा माइनस अल्फा जेड, ठीक है, वी टी इंटू ई एफ कॉस डेल्टा माइनस अल्फा जेड, यही है ना, अपॉन जेड एस, ठीक है, तो ये हो गया मेरा रिएक्टिव पावर, ठीक है, जनरल फार्मूला है ये। अब हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने कंडीशन देखा था ना कि कब ये मैक्सिमम एक्टिव पावर देगा, तो उसी तरीके देखते हैं कि कब ये मैक्सिमम रिएक्टिव पावर एक तरीके से सोर्स से लेगा, यानी बस बार से खींचेगा। तो इसके लिए कंडीशन लगा लेते हैं डेल्टा के रेस्पेक्ट, क्योंकि हम लोगों ने ऑलवेज क्या किया है, वी टी जेड एस और ई एफ को कांस्टेंट रखा हुआ है, ओके, इसको कोई चेंजिंग नहीं कर रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा, तो इसको आप डेल्टा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका भाई, देखिए यहाँ पे किया हुआ है डायरेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ फॉर मोटर द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रिएक्टिव पावर, ठीक है, कितना आएगा, तो इसको हम लोग डेल्टा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये पहला टर्म तो 0 हो गया, अब इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, वी टी एफ इंटू अपॉन जेड एस क्या होगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइनस वी टी इंटू ई एफ अपॉन जेड एस कॉन्स्टेंट वैल्यू हो जाएगा, और कॉस का करेंगे अगर आप, सॉरी ये साइन है ना, कहाँ गया हम लोग का मोटर के लिए रिएक्टिव पावर, ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये वाला वैल्यू था, कॉस है यहाँ पे कॉस,
कॉस का क्या होगा आपका, साइन होगा भाई, ठीक है, और माइनस साइन होगा आपका। तो मैग्नीट्यूड पे आता है डायरेक्ट, आपका क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा माइनस अल्फा जेड, ठीक है, और ये मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैक्सिमम ये पूरा क्या हो जाएगा, जाके जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन डेल्टा माइनस अल्फा जेड मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा आपका डेल्टा माइनस अल्फा जेड मस्ट बी इक्वल टू साइन इनवर्स जीरो। साइन इनवर्स जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो डेल्टा माइनस अल्फा जेड इक्वल टू जीरो, यानी डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा जेड के बराबर होगा। ओके, तो ये कंडीशन ला गया यहाँ पे। और देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन को इन्होंने क्या लिया हुआ, अंदर ले लिया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी भाई एक मिनट, मोटर के लिए देखना ना हम लोग को, मोटर के लिए यहाँ पे ये वाला वैल्यू है, ठीक है, हम लोग गलत जगह देख ही रहे, बार बार ये मिस्टेक हो रहा है। ये है आपका मैक्सिमम रिएक्टिव पावर के लिए, तो ये तो जीरो हो गया, माइनस वी टी इंटू ए एफ अपॉन जेड एस ले लिया बाहर कॉमन। कॉस का करेंगे तो साइन हो जाएगा, ओके, तो माइनस था, माइनस एंगल थोड़ा चेंज होगा, माइनस माइनस, ठीक है। तो ओवरऑल कहा गया हम लोग का डेल्टा माइनस अल्फा जेड, और डेल्टा इक्वल टू अगर आप देखेंगे तो उस साइड क्या आ जाएगा, अल्फा जेड के बराबर होगा, ठीक है, डेल्टा इक्वल टू अल्फा जेड के बराबर होगा, ठीक है। तो वही आया हम लोग का डेल्टा इक्वल टू अल्फा जेड के बराबर, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा माइनस अल्फा जेड मस्ट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो दो इक्वेशन आप लिखा, ये लिखिए फिर वो लिखिए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंडीशन, हम लोग को पता चल गया। अब डेल्टा की जगह क्या पुट कर देंगे, अल्फा जेड का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डेल्टा की जगह जब आप अल्फा जेड का वैल्यू पुट कीजिएगा, तो मिटाता हूँ मैं, ये आपका मोटर के लिए रिएक्टिव पावर था, डेल्टा की जगह अल्फा जेड पुट कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। तो जीरो, कॉस जीरो 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या बचेगा भाई, ये वाला बचेगा और ये वाला टर्म बचेगा, ठीक है। कॉस खत्म हो जाएगा, कॉस जीरो का वैल्यू 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा, वी टी स्क्वायर अपॉन जेड एस स्क्वायर इंटू एक्सेस। देखिए यहाँ पे यही है ना, वी टी स्क्वायर इंटू एक्सेस अपॉन जेड एस स्क्वायर माइनस यहाँ पे वी टी इंटू एफ अपॉन जेड एस, क्योंकि कॉस वाला जो वैल्यू था वो कितना हो गया आपका, कॉस वाला वैल्यू 1 के बराबर होता है, वी टी इंटू एफ अपॉन जेड एस, ठीक है, ये यहाँ पे किया हुआ है, वी टी इंटू एफ अपॉन जेड एस, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम रिएक्टिव पावर का कंडीशन है, इसको आप अरेंज कर लीजिए, वी टी अपॉन जेड एस कॉमन लेते ये हो जाएगा, क्लियर हो गया। और वही अगर आप आर ए को अवॉइड करते हैं, जैसे हम लोगों ने एक्टिव पावर में देखा था ना, उसमें कंडीशन देखा था, अगर आर ए को नेगेटिव मान के चलते तो उस समय क्या होगा, तो आर ए को नेगेटिव मान लेंगे तो सीधी सी बात है भाई, आर ए को अगर आप नेगेटिव मान लेंगे पूरा जो रिएक्टिव पावर होगा देखिए, या फिर कोई वो नहीं पड़ता है यार फर्क, ठीक है। आर ए को नेगेटिव मान के चलेंगे तो बस वैल्यू आपको चेंज करना पड़ देगा, ठीक है। फार ए जीरो, तो जो मेरा रिएक्टिव पावर आएगा, जो जेड एस स्क्वायर है क्या हो जाएगा भाई, आर ए है नहीं तो सिर्फ एक्सेस लिखना पड़ेगा, एक्सेस स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो एक एक्स से एक एक्स खत्म हो जाएगा, तो नीचे में बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ वी टी स्क्वायर अपॉन एक्सेस माइनस यहाँ पे जेड एस का जगह क्या लिखना पड़ेगा, ये यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्सेस, या फिर इसी में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिए, ये आपका एक्सेस हो जाएगा। और मतलब सॉल्व करने वाली बात है भाई, यहाँ पे आप एक्सेस लिखेंगे तो कट जाएगा दोनों, तो क्या हो जाएगा, वी टी अपॉन एक्सेस, ये हो जाएगा वी टी माइनस ई एफ, क्लियर हो गया। और वही जनरेटर के लिए, अगर आप यहाँ पे देखिए जनरेटर के लिए हम लोगों ने मैक्सिमम रिएक्टिव पावर निकाला था, इसमें अगर आप आर ए नेगेटिव मानते हैं तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इफ आर ए जीरो तो इतने के बराबर, ये मेरा एक्चुअल फॉर्मूला एक्सेस हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सेस पुट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो क्या ये एफ माइनस वी टी। तो इस तरीके से आप नोट्स में बना लीजिएगा। तो भाई ये हम लोगों ने देख लिया ओवरऑल। और एक चीज़ समझिए, जब जनरेटर मेरा, जनरेटर की बात हो रही है भाई, ठीक है, जनरेटर मोटर की नहीं, जनरेटर जब मेरा भाई मैक्सिमम एक्टिव पावर दे रहा था तो उस समय जो रिएक्टिव पावर आ रहा था, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेगेटिव में आ रहा था, है ना। और इसका मैंने आपको समझाया था, नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये जो है भाई रिएक्टिव पावर बाहर से ले रहा है, लोड से ले रहा है, डिमांड कर रहा है, मांग रहा है एक तरीके से, ठीक है।
तो समझिए लास्ट वाले सेशन में हम लोग कंफ्यूज हो गए थे, यहाँ पे अब क्लियर कर दे रहा हूँ। ये मान लेते भाई आपका लोड है और ये मेरा सोर्स है, ठीक है। तो अभी जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो जनरेटर भाई नेगेटिव रिएक्टिव पावर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये बाहर से मांग रहा है। मांग क्यों रहा है? नेगेटिव रिएक्टिव पावर मतलब क्या है, कौन सा रिएक्टिव पावर ये ले रहा है? लैगिंग रिएक्टिव पावर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भाई इसको जितना फील्ड करंट चाहिए था फ्लक्स बनाने को उतना नहीं मिल पा रहा है, सफिशिएंट नहीं है घर के अंदर, तो बाहर से मांग रहा है ये, ठीक है। तो बाहर से लैगिंग रिएक्टिव पावर ले रहा है। माइनस क्यू का मतलब है लैगिंग रिएक्टिव पावर ही ले रहा है, और लैगिंग रिएक्टिव पावर ले रहा है मतलब क्या है, जो लोड होगा भाई ये एक तरीके से लैगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा होगा। लोड अगर लैगिंग रिएक्टिव सप्लाई कर रहा है तो क्या ले क्या रहा होगा? लीडिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है। और ये क्योंकि भाई अगर लैगिंग रिएक्टिव पावर ले रहा है मतलब क्या ये दे क्या रहा होगा? ये लीडिंग रिएक्टिव पावर दे रहा होगा। इसका मतलब क्या है? जनरेटर आपका लीडिंग पे काम कर रहा होगा, ठीक है। तो लोड से देखना होता है कि ले क्या रहा है। अगर ये लीडिंग रिएक्टिव पावर ले रहा है मतलब क्या है? जनरेटर भी आपका लीडिंग रिएक्टिव पावर दे रहा होगा, और लीडिंग दे रहा है मतलब क्या लीडिंग पे काम करेगा। और फेजर में आपने देखा था कि जनरेटर में जब ये मैक्सिमम एक्टिव पावर दे रहा था उसमें आपका ये ऑटोमेटिक क्या था? लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा था। अब आते हैं मोटर केस में। तो मोटर केस में भाई आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिएक्टिव पावर आया है ये पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या? कि ये मांग रहा है, ले रहा है, ठीक है। और अगर ये ले रहा है इसका मतलब क्या हुआ? ये खुद लैगिंग पावर फैक्टर, अब ऐसा समझिए अगर ये रिएक्टिव पावर ले रहा है तो क्या सोर्स क्या कर रहा होगा? लैगिंग रिएक्टिव पावर दे रहा होगा। और लैगिंग रिएक्टिव पावर अगर ये दे रहा है भाई, ये सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये लैगिंग पे काम कर रहा होगा। समझे? समझिए इस चीज को। अगर ये डिमांड कर रहा है लैगिंग रिएक्टिव पावर का भाई, तो कहां से मिल रहा है इसको? सोर्स दे रहा है, नहीं जनरेटर दे रहा है। और क्योंकि ये लैगिंग रिएक्टिव पावर ले रहा हूं तो ये खुद लैगिंग पे काम कर रहा है। अभी आपने देखा मैक्सिमम पावर कंडीशन मोटर क्या था आपका? लैगिंग पे काम कर रहा था। और ये अगर लैगिंग पे काम कर रहा है तो जनरेटर क्या है भाई? जनरेटर आपका ओवरऑल अगर ये लैगिंग रिएक्टिव पावर दे रहा है, ऐसे समझिए, ओपन करके समझिए, अगर लैगिंग रिएक्टिव पावर दे रहा है तो क्या इसमें हम लोगों ने फील्ड करंट बढ़ा के दिया होगा। फील्ड करंट बढ़ने से मेरा ईएफ बढ़ गया होगा, यानी इतना फील्ड करंट है उसके चलते इतना ज़्यादा फ्लक्स बन गया कि अभी संभाल नहीं पा रही है, बाहर फेंकना स्टार्ट कर दे रहा है, लैगिंग रिएक्टिव पावर देना स्टार्ट कर रहा। और हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग फील्ड करंट को बढ़ाना स्टार्ट कर रहे थे, याद कीजिए वो बस बार वाला कंडीशन, जब फील्ड करंट को बढ़ा रहा था ईएफ मेरा बढ़ रहा था, लेकिन इस केस में फील्ड करंट एफ बढ़ रहा था मेरा, तो ईएफ बढ़ रहा था। इस केस में डेल्टा क्या करना पड़ा था? कम करना पड़ता कि हम लोग एक्टिव पावर कांस्टेंट रह सके, याद होगा आपको। तो इस केस में भाई पहले लीडिंग पे काम कर रहा था, धीरे धीरे किधर जा रहा था? लैगिंग की तरफ काम कर रहा था, समझे? तो ये ओवर एक्साइटेड जनरेटर है। तो ओवर एक्साइटेड क्या होता है? हमेशा लैगिंग पे काम करता है। ये क्या है? अंडर एक्साइटेड, क्योंकि लैगिंग पावर ले रहा है। किस पे काम करेगा? ये लैगिंग पे काम करेगा, ठीक है। तो ये लैगिंग पे है तो ये भी आपका लैगिंग पे ही काम करेगा। तो लोड से हम लोग को देखना होता है हमेशा, ओके। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और ये पूरा का पूरा भाई पावर फ्लो का कॉन्सेप्ट था। पावर फ्लो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो ये भी क्लियर हो गया होगा। कब मेरा लैगिंग पे काम करेगा, कब मेरा लीडिंग पे काम करेगा। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेटर की अगर बात करें तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है एक्टिव का या फिर रिएक्टिव का, इसका मतलब क्या है? इंडिकेट्स देयर फ्लो आउट ऑफ द जनरेटर, ठीक है। सीधी सी बात है भाई, ये जनरेटर क्या कर रहा है? बाहर की तरफ फेंक रहा है, ठीक है। अगर P का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, Q का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या? ये बाहर की तरफ दे रहा है, ठीक है। और हम लोगों ने ये रिलेशन ऑलरेडी देखा था, 3 पॉइंट जो पीछे पड़ा ना वही सब लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या था? EF इंटू कॉस डेल्टा माइनस IAR है, ठीक है। फिर से माइनस, तो सब में IAR है तो है ही ना, समझ रहे बात को? तीनों में यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग, तो IAR सब में जा रहा है भाई, माइनस माइनस माइनस। तो भाई मेरे सब में ये चीज़ है तो इसे कंपेयर थोड़ा ना करेंगे, तो बच्चा क्या सिर्फ और सिर्फ ये वाला वैल्यू, तो इसी को दूसरे लैंग्वेज में लिख दिया है EF कॉस डेल्टा, यहाँ पे भी EF कॉस डेल्टा, EF कॉस डेल्टा। देखिए समझाने का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है भाई? इसमें भाई समझ में ही नहीं आता, इतना छोटा होता है ना, इसको आप मैक्सिमाइज भी नहीं करते, दिखता नहीं है कौन सा फिगर है ये। ठीक है, जो जो यूजलेस होगा उसको हम लोग हटाते जाएंगे यहाँ से, इसको भी हटा देते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पे जनरेटर में देखिए IR है, ठीक है। कॉस थीटा मतलब सेम लेंथ होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये सब में आ रहा है, तो इससे आप थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं, सबसे माइनस हो रहा है तो हम लोग को EF कॉस डेल्टा, EF कॉस, इसी से हम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्टकट में, बाकी सबको हटाते हैं यहाँ से, सबका नीड नहीं है हम लोग को।
देख, ठीक है, ये कॉर्डियल बड़ा होगा, मींस ओवर एक्साइटेड है। ओवर एक्साइटेड में क्या होता है, हमेशा ये लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा। मतलब ओवर एक्साइटेड मतलब क्या, ईएफ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया भाई, जस्ट बताना ईएफ बढ़ेगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, ये इतना अंदर में फ्लक्स बन चुका है कि अब इसको जरूरत ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये देना स्टार्ट करेगा। और देना स्टार्ट कर रहा है मतलब क्या, लोड जो लगा होगा वो ले रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा, है ना। तो लोड अगर लैगिंग ले रहा है तो क्या, लोड खुद लैगिंग पे काम करेगा और जनरेटर भी क्या होगा, लैगिंग पे काम करेगा। तो जो लोड का पावर फैक्टर होता है वही आपका जनरेटर का पावर फैक्टर होगा। ये लैगिंग है तो ऑटोमेटिक देख रहा है, ये भी आपका लैगिंग पे आ जाएगा। अब आता है इसमें, ये यूनिटी है, इसका मतलब क्या, ना ही ये ले रहा है ना ही दे रहा है। अब इस पे आता है, ये क्या है भाई, अंडर एक्साइटेड है, मीन्स जितना इसको फील्ड चाहिए था उतना फील्ड करंट मिला ही नहीं, है ना। तो ओवरऑल क्या करेगा, बाहर से सप्लाई करने लगे, मतलब बाहर से डिमांड करेगा। और अगर आपका लोड लीडिंग, मतलब समझिए ना, लोड कब भाई आपको, ये जनरेटर क्या है, अभी जनरेटर आपका अंडर एक्साइटेड है, ठीक है, अंडर एक्साइटेड है, मींस इसका मतलब हुआ भाई कि इसको जितना फ्लक्स चाहिए उतना है नहीं, मिल नहीं रहा है। तो क्या करेगा, ये बाहर से मांगेगा, यानी बाहर से क्या कर रहा है, ये लैगिंग रिएक्टिव पावर का डिमांड कर रहा है। और अगर ये बाहर से ले रहा है, इसका मतलब क्या, जो लोड लगा होगा ये सप्लाई कर रहा होगा। लोड क्या कर रहा है, लैगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है। लोड कब लैगिंग सप्लाई करता है, फिर किस टाइप का नेचर का ये सप्लाई करता है, तो यहाँ पे कैपेसिटर होता है भाई, ठीक है। कैपेसिटर आपका लैगिंग रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है, ठीक है। तो लैगिंग अगर ये सप्लाई कर रहा है, लेकिन भाई ये कैपेसिटर इसका मतलब क्या है, खुद किस पे काम कर रहा होगा, इसको चलने के लिए खुद क्या चाहिए होगा, लीडिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है। फिर कैपेसिटर लगा तो सीधी सी बात है, लोड का क्या पावर फैक्टर होगा भाई, लीडिंग होगा, ऐसा समझिए। कैपेसिटर में ये क्या होगा, आपका लीडिंग पावर फैक्टर पर काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा, लोड का अगर पावर फैक्टर लीडिंग है तो जनरेटर का भी क्या होगा, पावर फैक्टर लीडिंग ही होगा। अब देखिए इसको समझाता हूं कैसे। तो भाई हम लोग को पता है कैपेसिटर लैगिंग रिएक्टिव पावर दे रहा है, लेकिन भाई इसको खुद ऑपरेट करने के लिए, खुद चलने के लिए इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए लीडिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो लीडिंग रिएक्टिव पावर कौन दे रहा होगा, बताइए इसको कौन दे रहा होगा, जनरेटर दे रहा होगा। और जनरेटर अगर लीडिंग रिएक्टिव पावर दे रहा है, इसका मतलब क्या, खुद किस पे काम कर रहा होगा, लीडिंग पे काम कर रहा होगा। क्लियर हुआ। तो ऐसे सोचना होता है। और वही मोटर की अगर बात करें तो उसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ओके। अब देखिए ऊपर में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखा, फ्रॉम द रिलेशन जो ऊपर में ड्राइव किए हुए, इट कैन बी स्टेटेड फॉर एन अल्टरनेट दैट। पहला क्या बोलता है, अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रिएक्टिव पावर आउटपुट, अगर ये मैक्सिमम रिएक्टिव पावर दे रहा है, ठीक है, पढ़िए यहां पे पहले भाई एक्टिव पावर वाला देखता है, ठीक है। रिएक्टिव पावर पाएंगे, पहले एक्टिव वाला, ये वाला समझिए पहले। अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एक्टिव पावर आउटपुट, यानी जब जनरेटर मेरा मैक्सिमम एक्टिव आउटपुट पावर दे रहा होगा, जो कि ये हम लोगों ने देखा था कि डेल्टा का वैल्यू इतना होगा तब हम लोग को मिलेगा। जो रिएक्टिव पावर का जो आया था भाई, ये नेगेटिव था, याद होगा आपको, नेगेटिव में था। दिस मीन्स नेगेटिव है, इसका मतलब क्या, ये जनरेटर दे नहीं रहा है, ये नेगेटिव, क्यू का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब बाहर से ले रहा है, बाहर से ले रहा है तो क्या, ये लैगिंग रिएक्टिव पावर ले रहा है, तो ये दे क्या रहा होगा, दे रहा होगा आपका लीडिंग रिएक्टिव पावर, और जो देता है उसी पे काम करता है। अब लीडिंग रिएक्टिव पावर दे रहा है तो क्या, ये एक तरीके से लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा, सबसे पहली बात। और फेजर डायग्राम में भी आपने देखा था, है ना। तो ये बोलता है यहाँ पे रिएक्टिव पावर का जो वैल्यू आया था नेगेटिव था, कब, जब एक्टिव पावर मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है। दिस मीन्स दैट अल्टरनेटर एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर अंडर दिस कंडीशन, यानी बाहर से क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है रिएक्टिव पावर का, सब चाहिए, समझे। तो यही बोल रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है, बाहर से ले रहा है, ओके। अब देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा पॉज करके यहाँ पे भाई हम लोग उस वाले फिगर पे आते हैं। देखिए ठीक है, इनपुट वाले कंडीशन पे आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे इस लाइन को पकड़िए। अभी जो हम लोगों ने बोला कि जब जनरेटर मैक्सिमम एक्टिव पावर आउटपुट में दे रहा होगा तो रिएक्टिव पावर का क्या वैल्यू है, नेगेटिव में। इसका मतलब क्या हुआ
कि जनरेटर जो है रिएक्टिव पावर बाहर से ले रहा है, मीन्स एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर हो गया। और अगर लैगिंग रिएक्टिव पावर ले रहा है तो क्या दे क्या रहा होगा, लीडिंग रिएक्टिव पावर। इसका मतलब क्या हुआ, ये लीडिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा होगा और फेजर में काम भी कर रहा था। सेकंड केस में आते हैं, सेकंड केस में जाते हैं भाई। हम लोगों ने इसमें देखा ये तो एक्टिव पावर का हो गया कि कब मेरा जब एक्टिव पावर एक तरीके से डिमांड कर रहा होगा मैक्सिमम जब ये दे रहा होगा भाई, तो उस समय हम लोग का रिएक्टिव पावर नेगेटिव। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि अगर हम लोग जनरेटर से मैक्सिमम रिएक्टिव पावर का डिमांड कर रहे हैं, यानी जनरेटर के लिए यहाँ पे है ना फॉर जनरेटर कंडीशन फॉर मैक्सिमम रिएक्टिव पावर कब ये देगा जनरेटर, तो उसके लिए हमने देखा कि ये डेल्टा का वैल्यू इतना रखेंगे तो हम लोग को मैक्सिमम रिएक्टिव पावर देखने को मिला। मैक्सिमम रिएक्टिव पावर का वैल्यू क्या है, इतना भाई, ठीक है। और ये जो रिएक्टिव पावर आ रहा है ये पॉजिटिव है, देख रहे हैं। और आर को अगर आप नेगलेक्ट अवॉइड करेंगे तो ये तो आगे देख रहे हैं, आगे कुछ नहीं तो पॉजिटिव छुपा हुआ है। यानी जब आप मैक्सिमम रिएक्टिव पावर का एक तरीके से देख रहे हैं कि कब मेरा जनरेटर मैक्सिमम रिएक्टिव पावर देगा, तो उसके लिए कंडीशन है और रिएक्टिव पावर मैक्सिमम कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर के लिए लाइन पकड़िए, देखिए क्या हो रहा है। फर्स्ट लाइन पढ़िए, सेकंड लाइन तो क्लियर हो गया होगा। बोलता है अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रिएक्टिव पावर आउटपुट Q इज नेगेटिव। अब Q नेगेटिव है, अब ये Q नेगेटिव यहां पे कहां से आ गया, दिस मीन्स दैट, एक मिनट भाई, Q नेगेटिव कहां आ रहा है, जनरेटर के लिए जो रिएक्टिव पावर आपका आउटपुट आ रहा है ये तो पॉजिटिव आ रहा है ना यहां पे, नेगेटिव कहां पे आ रहा है, ये मोटर के लिए हो गया, ये भी मोटर के लिए हो गया। कोई नहीं, ये भाई यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है, ये बुक में कहीं मिस्टेक डाला हुआ है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द अल्टरनेटर एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर अंडर दिस कंडीशन। इस लाइन को छोड़ देते भाई, ठीक है, ये कंफ्यूज कर देगा। रिएक्टिव पावर छोड़ दीजिए, आते हैं पहले मोटर पे आते हैं, ठीक है। मोटर पे आते हैं भाई। फॉर मोटर अगर एक्टिव वैल्यू का पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है और रिएक्टिव का भी अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या, देयर फ्लो इज इनटू द मोटर, मीन्स बस बार से ये मोटर के अंदर जा रहे हैं, यानी मोटर खींच रहा है। और मोटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर लेना भाई, तो दोनों का अगर वैल्यू आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव समझ गए, बाहर से ले रहा है अंदर तरफ ले रहा है। तो पहला देखिए, तो हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए आप, इसके बारे में बात करते हैं पहले। अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एक्टिव पावर इनपुट, जब ये मैक्सिमम एक्टिव पावर इनपुट ले रहा होगा तो जो रिएक्टिव पावर आया ये मेरा पॉजिटिव में है। देखें यहाँ पे मोटर के लिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि जब ये मैक्सिमम एक्टिव पावर ले रहा होगा उस समय रिएक्टिव पावर क्या था, देखिए ये लाइन को पकड़िए। व्हेन मोटर का जो एक्टिव पावर होगा मैक्सिमम होगा, जो कि कंडीशन था, तो रिएक्टिव पावर क्या आया था, ये पॉजिटिव आया था, देख रहे हैं ये पॉजिटिव आ रहा है, ओके। और अभी बुक में लिख दिया कि रिएक्टिव पावर का वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है, एक्टिव पावर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या है, बाहर से एब्जॉर्ब करेगा, ये लेगा, ठीक है। तो देखिए वही लिखा हुआ, अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एक्टिव पावर इनपुट रिएक्टिव पावर इज पॉजिटिव, दिस मींस दैट द सिंक्रोनस मोटर एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर अंडर दिस कंडीशन, ठीक है। यानी इस कंडीशन में क्या हो रहा होगा, ये एब्जॉर्ब कर रहा है क्योंकि इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, बाहर से खींच रहा है भाई। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, इट कैन बी, ये सेकंड लाइन ऊपर जनरेटर के लिए और ये सेकंड लाइन मोटर के लिए, इससे हम लोग एक स्टेटमेंट निकाल रहे हैं। इट कैन बी स्टेटेड इन जनरल दैट एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, देखिए भाई। एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन डिलीवर रिएक्टिव पावर, ये सबको पता है। वेयर एज एन अंडर एक्साइटेड, यानी अगर अंडर एक्साइटेड मोटर होगा तो भाई ये रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा, ओके। और ओवर एक्साइटेड कब होता है, जब लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करता है। अंडर एक्साइटेड कब होता है, जब ये लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे समझिए, जब ये मोटर मेरा मैक्सिमम एक्टिव पावर एक तरीके से इनपुट ले रहा था, तो इस समय फेजर डायग्राम में कैसा बना था, करंट क्या हो रहा था, लैगिंग पे था, यानी ये क्या है, अंडर एक्साइटेड है, तो लैगिंग पे, तो सीधी सी बात है ये भाई रिएक्टिव पावर थोड़ा ना डिलीवर करेगा, अंडर एक्साइटेड पे काम कर रहा है तो क्या करेगा, आपका एब्जॉर्ब करेगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अंडर नॉर्मल एक्साइटेशन, ठीक है, नॉर्मल एक्साइटेशन मतलब जितना सा चाहिए होता तो ये ना ही लेगा ना ही देगा, ठीक है। फ्रॉम द रिलेशन, ठीक है, इतना द वेरिएशन ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर कैन बी प्लॉटेड, ठीक है, ग्राफ दिखाया गया।
इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन है भाई जो मैं समझाना चाहता हूँ, मिल नहीं रहा है, कहाँ गया वो लाइन। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन क्या है समझा देता हूँ। हम लोगों ने जनरेटर के लिए भी कैलकुलेट किया, मोटर के लिए भी कैलकुलेट किया, ठीक है। तो भाई जब ये दोनों मैक्सिमम पावर, ठीक है, जैसे जब जनरेटर मेरा मैक्सिमम एक्टिव पावर दे रहा था और जब मोटर मेरा एक तरीके से मैक्सिमम इनपुट पावर ले रहा था, जब ये दोनों मैक्सिमम पे काम कर रहे हैं, उस केस में दोनों क्या कर रहा था, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा था। आपका जनरेटर भी एक तरीके से बाहर से मांग रहा था और जो मोटर है भाई, मोटर खुद इसमें क्या था, लैगिंग पावर फैक्टर पर यानी अंडर एक्साइटेड है। अंडर एक्साइटेड मतलब क्या है, ये बाहर से एक तरीके से डिमांड करेगा। फिर यहाँ पे लाइन लिखा है ना सेकंड लाइन के, यहाँ पे रिएक्टिव पावर का वैल्यू जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, ये बस बाहर से खींच रहा है। तो आपको एक डिफॉल्ट में लाइन याद रखना है कि अगर आपका कोई सिंक्रोनस जनरेटर है या फिर सिंक्रोनस मोटर है, दोनों को अगर आप मैक्सिमम पावर पे एक तरीके से चला रहे हैं तो दोनों केस के लिए क्या होगा, आपका रिएक्टिव पावर हमेशा एब्जॉर्ब होता है, मतलब दोनों रिएक्टिव पावर का डिमांड करता है। क्लियर हो गया? ओके तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है। और फर्स्ट लाइन पढ़ते भाई, क्या बोलते हैं, अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम रिएक्टिव पावर इनपुट। मैक्सिमम रिएक्टिव पावर इनपुट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन देखा था, फॉर मोटर कंडीशन फॉर मैक्सिमम रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया था, ये भी पॉजिटिव में आया था। देखिए मोटर क्या है, पॉजिटिव में आया, यहाँ पे रिएक्टिव पावर ये वाला है ना, ये देखिए पॉजिटिव में है। ओके तो बोलता है मैक्सिमम रिएक्टिव पावर इनपुट, द रिएक्टिव पावर इज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आया है। द सिंक्रोनस मोटर इज देयरफॉर एब्जॉर्बिंग रिएक्टिव पावर, ठीक है, यानी बाहर से अगेन ये क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव है। पॉजिटिव का ऊपर में डिफॉल्ट में लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा, ये बाहर से मांग रहा है एक तरीके से। बस वो लाइन भाई उसमें मिस्टेक लग रहा है मेरे को, वहाँ पे ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि जनरेटर के लिए जब हम लोगों ने कंडीशन देखा था मैक्सिमम रिएक्टिव पावर ये कब देगा हम लोग को, तो ये था आपका, ये पॉजिटिव आ रहा था यहाँ पे, अब बुक में आपका नेगेटिव डाल दिया। पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब क्या, ये एक तरीके से रिएक्टिव पावर दे रहा होगा, ठीक है, ले नहीं रहा होगा ये। कोई नहीं, हम लोग को बस इतना डिटेल में समझने का मतलब यही भाई, सिर्फ ये समझना है कब मेरा जनरेटर लीडिंग पे काम करेगा, कब लैगिंग पे काम करेगा। ओके तो क्लियर हो गया होगा और यहीं पे हम लोग का सेशन पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग न्यू टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।